हासिल हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग जैसे तैसे करके अपनी जान बचा लेता है। जाओशुन मर चुकी है, जाओसी भी मर चुकी है। मिंग जाओशुन के कपड़े उठाता और कहता है मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। तो यहीं पर दूसरी तरफ उन सारे किलर्स को भी दिखाते हैं। वो सारी असैसिन वो सारी शाओबाई को ढूंढ रही होती है। वो कहती है पता नहीं वो कहाँ पर चला गया है। पिछले 6 घंटे से हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक वो हमें मिला नहीं। उसकी बॉडी के ऊपर पॉइजन ने असर किया है और साथ ही हमारा असैसिन भी तो उसके साथ ही था कि लाश को यहीं कहीं पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी उसकी लाश नहीं मिल रही। हमें बस अब उसकी लाश ढूंढनी है और उसके बाद वापस जाकर रिपोर्ट करना है कि हमने अपने टारगेट को एलिमिनेट कर दिया है और हमें हमारा रिवार्ड मिल जाएगा। वो लोग अभी वहीं पर चलते हुए जा रहे होते हैं कि उसी वक्त उन्हें पीछे से कुछ महसूस होता है कि कोई पावरफुल मॉन्स्टर उनकी तरफ आ रहा है। मिंग वहाँ पर लैंडिंग करता है। मिंग जैसे ही वहाँ पर आता है तो अपनी बॉडी से बहुत सारा किलिंग और रिलीज कर रहा होता है। वो सारी उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है लॉन्ग शाओबाई ये तो अभी तक जिंदा है, ये मरा नहीं। इनमें से किलर अपना नाइफ निकालता है और मिंग की तरफ जंप करते हुए कहता है तुम्हारी बॉडी के अंदर अब तक तो उस डार्क मैजिक ने असर कर दिया होगा। मैं तो कहीं पर कोने में जाकर छुपकर अपना इलाज करवाना चाहिए था ताकि तुम आराम से वहाँ पर मर सको, क्योंकि हमारे इस डार्क मैजिक का कोई भी तोड़ नहीं है। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो जो वापस यहाँ पर आ गए। वो किलर जैसे मिंग पर अटैक करने लगता है उसी वक्त पलक झपकने की स्पीड से मिंग उसे पंच मारता है और वो पीछे जाकर एक बोल्डर के साथ टकराता है। दूसरा असैसिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता। वो पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो वो लड़का जो कि अटैक करने के लिए आगे गया था वो पीछे वाले पत्थर के साथ जाकर टकराता है और वहीं पर मर जाता है। जबकि मिंग गुस्से के साथ तुम सभी से कहता है तुम सभी को मरना होगा, मैं तुम्हें से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो सारे भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर उनमें से एक असैसिन अपने पास से एक बड़ा सा एक्स निकालता है और उसके साथ ही मिंग के ऊपर अटैक करता है। लेकिन मिंग अपने पंच पर अपनी गार्ड पर सैंड वाली पावर को रिलीज करता है और उसके बड़े से कुल्हाड़े के साथ अपने पंच को टकराता है। उसका कुल्हाड़ा टूट जाता है और फिर साथ ही मिंग अपने दूसरे पंच को यूज करते हुए उसके पेट में एक जबरदस्त घूंसा मारता है जिससे वो वहीं पर मर जाता है। उसी वक्त एक असैसिन पीछे की तरफ से अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करता है। मिंग जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है और अपनी थंडर पावर को यूज करते हुए उसे एक पंच मारता है। वो बंदा भी अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करने लगता है, लेकिन मिंग की पावर बहुत ज्यादा होती है। थंडर का एक बड़ा सा ड्रैगन बनता है और वो वाला असैसिन भी पीछे की तरफ गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। या फिर यूँ कहें कि वो तो बेचारा वहीं पर हाक बन जाता है उसकी थंडर की पावर की वजह से। उसकी तो बॉडी एशिस में चेंज हो जाती है। अब बाकी टोटल 3 असैसिन्स बचते हैं जो कि बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि शाओबाई बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो सारे जंप करते हुए पीछे हट जाते हैं और कहते हैं ये लड़का अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को यूज कर रहा है, हमें जल्दी से पीछे हटना होगा। इतना ज्यादा हम इसके करीब होंगे ये हमें आसानी से मार सकता है। वो सारी जंप करते हुए पीछे की तरफ चले जाते हैं और फिर अपने लॉन्ग रेंज अटैक्स को यूज करते हुए मिंग के ऊपर तीनों एक साथ अटैक करते हैं। उनमें से एक अपनी तलवार को मिंग पर फेंकता है, दूसरे के पास उसका भाला होता है, जबकि तीसरा अपनी एनर्जी से बने हुए ड्रैगन को आगे भेजता है। जबकि मिंग जहाँ पर बुद्धा की इमूवेबल सील को यूज करता है। मिंग जैसी स्पेशल सील को यूज करता है तो वहाँ पर एनर्जी से बना हुआ एक बुद्धा निकलता है और साथ ही मिंग के इर्द गिर्द पूरी बॉडी लाइट से कवर हो जाती है। वो जितने भी उनके अटैक्स होते हैं वो स्लाइड के साथ टकराते हैं लेकिन मिंग तक नहीं पहुँच पाते। वो सारी असैसिन बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ये किस किस्म की पावर है, हमने इस तरह की पावर पहले कभी नहीं देखी। उन तीनों असैसिन्स के अटैक्स के फेल हो जाने के बाद मिंग जल्दी से अपने हाथ पर अपनी ठंडर इलेक्ट्रिसिटी को रिलीज करता है और साथ ही अपने फ्लैश टाइप को यूज करते हुए पलक झपकने की स्पीड से आगे बढ़ता है और उनमें से 2 को मार देता है और तीसरे को मरा करके अपने हाथ में पकड़ लेता है और उसे कहता है जल्दी से बताओ तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है, तुम किसके लिए काम कर रहे हो। मिंग उसे कहता है तुम स्ट्रॉन्ग हो इसलिए जिंदा नहीं हो, बल्कि इसलिए जिंदा हो कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ा है। जल्दी से मेरे सवालों के जवाब दो वरना मैं तुम्हें भी इन सभी के साथ मार डालूंगा। लेकिन वो असैसिन बहुत ही पक्का असैसिन है। वो उसे जवाब देने की बजाय अपनी बॉडी को अंदर से ब्लो कर देता है। मिंग भी ये देखकर काफी हैरान होता है और कहता है लगता है कि इसके पीछे के लोग काफी ज्यादा पावरफुल हैं, जिनका नाम बताने की बजाय इस बंदे ने यहाँ पर अपनी जान दे दी, इसने सुसाइड कर लिया, लेकिन उनका नाम नहीं बताया। मिंग जल्दी से अपने पास से एक टेलिस्मेन निकालता है जो कि सिग्नल के लिए होता है। मिंग कहता है अब मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, चलो जल्दी से एल्डर्स को बुलाते हैं ताकि उन सभी को इस मसले के बारे में पता चल सके। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर एक एल्डर आते हैं जो कि मार्शल डोमिनेटर होते हैं। वो एल्डर वहाँ पर इतने सारे असैसिन्स की लाशें देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और शाओबाई से कहते हैं यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो और ये सारी लाशें यहाँ पर क्या कर रही हैं। एल्डर अंदर से सोच रहे होते हैं ये लड़का अभी तक जिंदा कैसे है, यहाँ पर जितने भी है ये सारे के सारे मार्शल आर्ट्स के मास्टर हैं या फिर ग्रैंड मास्टर हैं, लेकिन फिर भी हमारे यंग मास्टर शाओबाई ने इन सभी को मार डाला। मिंग उस एल्डर से कहता है ये सारे के सारे किलर्स हैं, इन्होंने पहले जाओशुन और जाओजी को किडनैप किया और उसके बाद उन दोनों को मार डाला। जाओशुन बेचारी की तो बॉडी भी नहीं बची, सिर्फ उसके कपड़े हैं। वो एल्डर ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है क्या वाकई में जाओशुन मर चुकी है, तो बहुत ही बुरा हुआ, अभी जाकर पैट्रियार्च को इस बारे में बताता हूँ। मिंग उस एल्डर को इस तरह घबराया हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। मिंग कहता है ये एल्डर खुद भी एक मार्शल डोमिनेटर है, लेकिन ये बात सुनते ही कि जाओशुन मर चुकी है ये इतना ज्यादा घबरा क्यों गया है, लगता है कि जाओशुन की आइडेंटिटी इतनी स्पेशल है। मिंग जल्दी से शाओबाई की मेमोरीज में चेक करता है। मिंग कहता है लांग जाओशुन पैट्रियार्च की पोती है, जैसे कि मैं पैट्रियार्च का पोता
हूँ। पैट्रियार्च जाओशुन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पैट्रियार्च का अपना नाम भी जाओशुन है, इसी वजह से उन्होंने अपने नाम से अपनी पोती का नाम भी जाओशुन रखा। मिंग कहता है अगर पैट्रियार्च उस लड़की से इतना ज्यादा प्यार करते हैं और अब वो मर चुकी है तो मुझे लगता है कि इस बार कुछ बहुत ही बड़ा होने वाला है। पैट्रियार्च इस मसले को ऐसे नहीं जाने देंगे। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर पैट्रियार्च आते हैं और पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, साथ ही वो बहुत ज्यादा रो भी रहे होते हैं। वो शाओ भाई से कहते हैं शाओ भाई यहाँ पर क्या हुआ। शाओ भाई उनसे कहता है ग्रैंडपा प्लीज मुझे माफ कर दें, लोगों ने मुझे पकड़ने के लिए उन दोनों को किडनैप किया था और जाओशुन को उन्होंने मार डाला। उसके ऊपर एक डार्क मैजिक के स्पेल को कास्ट किया ताकि वो उसके जरिए से मुझे भी मार सके। मैं जाओशुन को बचा सकता था लेकिन मैं यहाँ पर आने में लेट हो गया और वो बेचारी मर गई। ग्रैंडपा ये बात सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एक जबरदस्त चीख मारते हैं और कहते हैं मेरी पोती को मारने के पीछे जिसका भी हाथ है मैं उन सभी को मार डालूंगा, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ग्रैंडपा इतने जोर की चीख मारते हैं और इतने जोर जोर से बात कर रहे होते हैं चिल्ला चिल्ला कर। मिंग को भी वहाँ पर खड़े रहने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, यहाँ तक कि ग्राउंड भी अंदर से शैटर हो जाता है। वहाँ पर जितने भी वो किलर्स होते हैं उन सभी की बॉडी के अंदर से शैडो निकलना शुरू होते हैं। वो सारे ब्लैक कलर के गोस्ट होते हैं जो कि उनकी बॉडीज के अंदर से निकलते हैं। मिंग जो देखकर काफी हैरान होता है, बिमिंग से कहता है बिमिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, इन सारे किलर्स की बॉडी के अंदर से ये ब्लैक शैडोज क्यों निकल रहे हैं। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर आपके ग्रैंडपा एक मार्शल गार्ड है। मार्शल गार्ड बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, इनका एक स्पेशल स्किल है, ये अपनी विल की पावर को यूज करते हुए हमारे मरे हुए असैसिन्स की बॉडी के अंदर से इनकी आत्मा जो कि अभी तक थोड़ी बहुत जिंदा है उनके गोश्त को बाहर निकाल रहे हैं। उनकी बॉडीज के अंदर से उनके गोश्त जब बाहर निकलते हैं तो ग्रैंडपा उनके गोश्त को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं चलो जल्दी से बताओ तुम लोग कौन हो और तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है। उनमें से एक गोश्त कहता है हम लोग हीवनली किलर्स हैं, हमें यहाँ पर लांग शाओबाई को मारने का ऑर्डर दिया गया था। इस ग्रैंडपा से कहते हैं बहुत अच्छे, इसी तरह मुझे और भी जवाब दो। अब मुझे पता है कि तुम लोग हीवनली किलर ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पर आए हो, मुझे ये बताओ कि तुम्हारा एम्प्लॉयर कौन है, शाओबाई को कौन मरवाना चाहता है। वो गोश्त से कहता है हम लोग अपने एम्प्लॉयर के बारे में नहीं पूछते, हम लोग सिर्फ पैसे लेते हैं और काम करते हैं। ग्रैंडपा साथ ही अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं और उन सारे गोश्त को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मिंग ये सारी बातें सुन लेता है। मिंग ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा ये हीवनली किलर्स कौन है, क्या ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ग्रैंडपा उसे कहते हैं हमारी किंगलोंग डायनेस्टी में 3 किलर ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो इनमें से हीवनली किलर ऑर्गेनाइजेशन भी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसीलिए ये काफी ज्यादा पावरफुल भी है। लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता वो किलर्स कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, मेरी लॉन्ग फैमिली ये भी कोई आम फैमिली नहीं है, हम लोग एक गोल्डन फैमिली है जिनकी 10,000 साल पुरानी हिस्ट्री है। किंगलोंग डायनेस्टी में ऐसा कोई भी नहीं है जो कि हमारी गोल्डन फैमिली के साथ पंगा ले सके। उन्होंने मेरी पोती को मारा है, मैं पूरे की पूरी हीवनली किलर ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, उन सभी को कीमत चुकाना पड़ेगी। ग्रैंडपा चिल्लाकर ये बात कहते हैं उन सभी को कीमत चुकाना पड़ेगी और उनकी आवाज दूर दूर तक गूंज जाती है। बिमिंग जल्दी से अपने कानों पे हाथ रखता है, बिमिंग से कहता है बिमिंग यहाँ पर क्या हो रहा है। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर आपके ग्रैंडपा यहाँ पर अपनी सोच को दूसरों तक पहुँचा रही है, ये एक डिवाइन मैसेज भेज रहे हैं। इनकी फैमिली के रिलेटेड जितने भी दूसरे मार्शल गार्ड होंगे वो सारे के सारे इनके मैसेज को सुनेंगे और उन्हें पता चल जाएगा कि कुछ बुरा हुआ है, इन सभी को इकट्ठा होना है किसी पर अटैक करने के लिए। बिमिंग मास्टर से कहती है शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है लेकिन अभी अभी जब मास्टर ने यहाँ पर एक आवाज दी दूसरी तरफ से पूरे 39 लोगों ने जो मार्शल गार्ड्स हैं उन्होंने भी आगे से जवाब दिया है। मिंग ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में इनके पास 39 मार्शल गार्ड्स हैं जिन्होंने इनकी पुकार सुनकर इनको जवाब दिया है। लगता है कि मेरी गोल्डन फैमिली तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। पैट्रियार्च जल्दी से वहाँ से उड़ जाते हैं और जाने से पहले मिंग से कहते हैं शाओ भाई जल्दी से घर वापस चले जाओ और जाकर मेरा इंतजार करो, मैं वापस आकर तुम्हें बताता हूँ कि हमने उनके साथ क्या किया है। क्योंकि दूसरे एल्डर अभी वहीं पर खड़े होते हैं। वो एल्डर कहते हैं हमारी गोल्डन अलायंस में टोटल 40 मार्शल गार्ड्स हैं। पिछले 1000 साल से हम लोगों ने कोई भी चाल नहीं चली, अलायंस को कभी भी कोई मौका नहीं मिला। लेकिन अब जबकि हमारे पैट्रियार्च ने पुकार दी है तो आगे से सारे मार्शल गार्ड्स ने मदद करने की हामी भरी है। मिंग कहता है शाओ भाई की मेमोरीज में गोल्डन अलायंस के बारे में भी है। गोल्डन अलायंस एक ऐसी अलायंस है जिनमें 40 मार्शल गार्ड्स हैं, हमारे पैट्रियार्च भी इसमें शामिल हैं। सारे की सारी गोल्डन फैमिलीज के मार्शल गार्ड हैं जो कि जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। डोमिनेटर लेवल के एल्डर कहते हैं इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारी यंग मिस को मारने की, जाओशुन को मारकर इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चाहे ये हीवनली किलर ऑर्गेनाइजेशन कितनी ही बड़ी और पावरफुल क्यों ना हो, इनके पीछे कितने ही मार्शल गार्ड क्यों ना हो, जबकि हमारी गोल्डन अलायंस हरकत में आ चुकी है तो इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मुझे नहीं लगता कि किंगलोंग सिटी में इनको छुपने की जगह मिलेगी। नेक्स्ट सीन किंगलोंग डायनेस्टी के इंपीरियल कैपिटल का दिखाया जाता है। हीवनली किलर ऑर्गेनाइजेशन इंपीरियल कैपिटल में रहती है। ये सारी की सारी गोल्डन अलायंस के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे वहाँ पर चले जाते हैं कि हीवनली किलर अलायंस के वो एल्डर्स की तरफ दिखाते हैं जो कि वहीं पर सहन में बैठे चेस खेल रहे होते हैं। इसी वक्त उन्हें बहुत सा प्रेशर महसूस होता है। वो दोनों भी आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, लगता है कोई हमें मारने के लिए आ रहा है। उसी वक्त आसमान में जहाँ पर पहले काले रंग का धुआं था उसके अंदर से अंडर का बना हुआ एक बड़ा सा ड्रैगन निकलता है और वो सीधा उन दोनों एल्डर्स के ऊपर आकर गिरता है। वो दोनों एल्डर भी क्योंकि मार्शल आर्ट्स के गॉड्स हैं वो दोनों भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस
पावर को ब्लॉक करते हैं, लेकिन उनकी शील्ड के अंदर भी क्रैक पड़ जाते हैं क्योंकि ऊपर वाले बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। वो एल्डर उनसे कहते हैं प्लीज हमारी बात भी तो सुनो, अपनी बात को एक्सप्लेन करने दो। पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, वो उनकी एक भी बात नहीं सुनते और अपने थंडर ड्रैगन से उन दोनों को वहीं पर मार देते हैं। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 193 का एंड करेंगे। एपिसोड के एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। रिवेंज सीकर की एपिसोड 194 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था पैट्रियार्च अपने साथ गोल्डन अलायंस को लेकर ह्यूमनली किलिंग ऑर्गेनाइजेशन वालों को मारने के लिए इंपीरियल कैपिटल में पहुंच चुके हैं और वहाँ पर 2 मार्शल गार्ड्स होते हैं, उन दोनों के ऊपर अटैक किया जाता है। पैट्रियार्च अपनी पावर्स को यूज करते हुए उन दोनों एल्डर्स को मार देते हैं। उन दोनों एल्डर्स के मरने के बाद एक एल्डर ने अपनी एक छोटी सी दुनिया के अंदर बाकी के सारे असैसिन्स को छुपा कर रखा होता है। वो एल्डर मर जाती है तो उनके साथ ही उनकी दुनिया भी टूट जाती है। उस छोटी दुनिया के टूटने के बाद वो सारे के सारे असैसिन गोल्डन अलायंस के सामने आ जाते हैं। वो सारी बहुत ज्यादा घबराए हुए होती हैं और कहते हैं अरे एल्डर का स्मॉल वर्ल्ड ये तो टूट रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारे एल्डर को किसी ने मार दिया है। छोटी दुनिया की दीवारों के टूटने के बाद वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो सामने पैट्रियार्च और बाकी गोल्डन अलायंस के एल्डर्स खड़े होते हैं। पैट्रियार्च कहते हैं इसीलिए तो हम इन सारे किलर्स को ढूंढ नहीं पा रहे, तो इसका मतलब ये अपने मार्शल गार्ड की छोटी दुनिया के अंदर रह रहे थे और छुपे हुए थे। पैट्रियार्च कहते हैं आज के बाद ह्यूमनली किलिंग ऑर्गेनाइजेशन का नामो निशान मिट जाएगा, तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, तुम सभी लोग मरोगे। और वो साथ ही अपनी गोल्डन अलायंस के सारे मार्शल गार्ड से कहते हैं सभी एक साथ अटैक करो और वो सारे के सारे अपनी पावर्स को यूज करते हुए सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। और उन सभी का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है तो उस पूरी छोटी दुनिया को जिसके अंदर वो छुपी होती है तबाह कर देते हैं। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है जबकि आम लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है, वो तो बहुत ज्यादा धमाके हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कोई जंग छिड़ने वाली है। वो सारी आम नागरिक वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग रही होती हैं कि यहीं पर एक माँ और बेटे का सीन भी दिखाते हैं। बच्चा बहुत ज्यादा डरा होता है, उसकी माँ उसे कहती है बेटा तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हमारे ग्रेट एम्परर किंग लॉन्ग हमें बचाने के लिए जरूर आएंगे। एम्परर किंग लॉन्ग जो कि अपनी चेयर के ऊपर बड़े ही आराम से बैठे होते हैं, कुछ महसूस होता है कि उनके इंपीरियल कैपिटल में कुछ बुरा हो रहा है। वो जल्दी से उठते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं और आकर उनसे पूछते हैं पैट्रियार्च यहाँ पर क्या कर रहे हो। पैट्रियार्च एम्परर किंग लॉन्ग से कहते हैं सभी लोगों ने मेरी पोती को मारा है, इसलिए मैं यहाँ पर अपनी गोल्डन अलायंस को इनसे बदला लेने के लिए लेकर आया हूँ। किंग लॉन्ग से कहते हैं ठीक है तुमने अपना बदला ले लिया है मैंने किलिंग अलायंस को खत्म करके, लेकिन अगर यहाँ पर मेरे किसी भी शहरी को नुकसान पहुँचा तो उसका बदला मैं तुमसे लूंगा और तुम सभी को मार डालूंगा। पैट्रियार्च एम्परर किंग लॉन्ग से कहते हैं एम्परर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी लिमिट्स क्या हैं। यहाँ पर आपके किसी भी निर्दोष बंदे को नहीं मारा जाएगा। फिर पैट्रियार्च वहाँ पर अपना काम खत्म करने के बाद वापस आ जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन उनका दिखाया जाता है फ्यूनरल का, जहाँ पर उन्होंने एक कॉफिन के अंदर जाओशुन के कपड़ों को रखा होता है क्योंकि जाओशुन की बॉडी तो नहीं है, सिर्फ उसके कपड़ों को ही दफनाया जा रहा है। वो लोग बस यहाँ पर रस्म पूरी कर रहे हैं। लॉन्ग फैमिली के सारे एल्डर्स वहाँ पर आए होते हैं। पैट्रियार्च अभी तक वापस नहीं आए क्योंकि बाकी के सारे एल्डर्स वहीं पर होते हैं। वो सारे बातें कर रहे होते हैं कि जाओशुन बेचारी को तो बहुत ही बुरी मौत मिली है, जिसने भी ऐसा किया है उन सभी को तो मार देना चाहिए, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। मिंग भी काफी ज्यादा उदास होता है जबकि यहीं पर जाओशुन के डैड की एंट्री होती है। जाओशुन के डैड रोते हुए वहाँ पर आते हैं और कहते हैं जाओशुन मेरी बच्ची तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया। वो कॉफिन के पास से आकर बैठकर रोना शुरू कर देती हैं और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ किसने किया, ये सब कुछ कैसे हुआ। वहीं पर एक बूढ़े एल्डर होते हैं वो जाओशुन के डैड को सारी बात बताते हैं कि ह्यूमनली किलर ऑर्गेनाइजेशन के असैसिन ने सब कुछ किया है, उनके पास शाओबाई को मारने का मिशन था, इसी वजह से उन्होंने जाओशुन को किडनैप किया और उसके बाद से पॉइजन दे दिया। हालांकि हमारा यंग मास्टर शाओबाई वहाँ पर इस लड़की को बचाने के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर पहुँचने से पहले बहुत देर हो चुकी थी और हमारी फैमिली के पैट्रियार्च वक्त अपनी गोल्डन अलायंस के साथ ह्यूमनली किलिंग ऑर्गेनाइजेशन वालों को मारने के लिए गए हैं ताकि वो जाओशुन की मौत का बदला ले सके। पैट्रियार्च सारी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से के साथ उठकर अपनी पावर्स को यूज करते हुए थंडर का बना हुआ एक बड़ा सा हाथ बनाते हैं और मिंग को उसमें पकड़ लेते हैं। वो चिल्लाकर कहते हैं फिर से तुम, मैंने कितनी बार अपनी बेटी को समझाया था कि वो तुमसे दूर रहे, लेकिन वो लड़की सुनती नहीं थी, वो तुम्हारे पीछे पागल थी, तुम्हें बहुत सा पसंद करती थी। अब देखो तुम्हारी वजह से वो लड़की मर चुकी है, उसको असैसिन्स ने नहीं मारा बल्कि तुमने मारा है, तुम्हारी वजह से मरी है। अपनी बेटी की मौत का बदला तुमसे लूंगा, तुम्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। और साथ ही एल्डर अपने हाथ को और भी ज्यादा मजबूती से बंद कर रहे होते हैं। वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए मिंग के ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं। जाओशुन के डैड कहते हैं तुम्हारी फिजिकल बॉडी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है, हालांकि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा दबाव डाला है, लेकिन फिर भी तुम्हारी बॉडी क्रश नहीं हो रही, लगता है मुझे थोड़ा सा और जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा और जोर लगाने लगते हैं पैट्रियार्च वहाँ पर आते हैं और उसे एक जबरदस्त थप्पड़ मारते हैं और चिल्लाकर उसे कहते हैं कमीने कहेंगे, ये तुम्हारा भांजा है, तुम्हारी बहन का बेटा है, तुम इसे कैसे मार सकते हो। शाओबाई के मामा जी थप्पड़ खाने के बाद कहते हैं डैड आपको अच्छी तरह से पता है कि इसी लड़के की वजह से सब कुछ हुआ है, मेरी बहन इसी लड़के को जन्म देने की वजह से अपनी सारी जिंदगी जेल में काट चुकी है, तो हर वक्त परेशान रहती है और ऊपर से अब मेरी बेटी इस लड़के की
वजह से मारी गई है। तो मामा जी फिर से आगे बढ़ते हैं और मिंग के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन पैट्रियार्च उसे फिर से पीछे की तरफ गिरा देते हैं। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। पैट्रियार्च कहते हैं तुम पागल हो गई हो, जाओ और जाकर अपनी बेटी की मौत का शोक मनाओ। शाओबाई की मोम जो कि डंजन में बंद है वो उस बंदे की वजह से है कि शाओबाई का डैड है वो उसे छोड़कर चला गया। हमारी बेटी की मौत एक किलर की वजह से हुई है, ना कि शाओबाई की वजह से। वो लड़की तो शाओबाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। मैं और ज्यादा सदमे बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपनी पोती को पहले से खो चुका हूँ और अब तुम मेरे पोते को भी मारना चाहती हो। जाओजुन के डैड अपने डैड की सारी बातें सुनने के बाद वहाँ से गायब हो जाते हैं, यानी वहाँ से वापस चले जाते हैं। पैट्रियार्च अपनी सारी फैमिली के एल्डर से कहते हैं लगता है कि यही सही वक्त है इस बात को अनाउंस करने का। मैं मिंग को अपना फर्स्ट सन बनाता हूँ, यही फ्यूचर में हमारी फैमिली का नया पैट्रियार्च बनेगा, हमारी लॉन्ग फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करेगा। आज के बाद तुम सभी लोग इसको अपनी फैमिली के जूनियर पैट्रियार्च के तौर पर एक्सेप्ट करोगे। अगर तुम में से किसी ने भी इसके साथ गलत तरीके से बात की या फिर कोई मुश्किल क्रिएट करने की कोशिश की तो इसका मतलब यही होगा कि तुम मेरे सामने खड़े हो रहे हो, तुम्हें मुझसे पहले निपटना पड़ेगा। लॉन्ग फैमिली के सारे लोग पैट्रियार्च की बात सुनने के बाद खामोश हो जाते हैं। पैट्रियार्च शाओबाई से कहते हैं शाओबाई ने जाओजुन का बदला ले लिया है, जितने भी किलर थे उन सभी को मार दिया है, अब तुम्हारे पीछे कोई भी नहीं आएगा। मिंग पैट्रियार्च से कहता है ग्रैंडपा मुझे लगता है कि आप अभी भी मुझसे गुस्सा है क्योंकि मेरी वजह से जाओजुन की मौत हुई है। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से गायब हो जाऊँ, किसी और जगह पर चला जाऊँ, मैं फिर वापस आ जाऊंगा, अब आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ग्रैंडपा से कहती हैं तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है, अभी के लिए चले जाओ। लेकिन साथ ही वो अपने पास से अपनी रिंग निकालते हैं और कहते हैं अगर तुम बाहर जाने वाले हो यहाँ पर पता नहीं कितना ज्यादा खतरा हो सकता है, यहाँ पर तुम्हें काफी सारे पैसों की भी जरूरत पड़ेगी, मेरी रिंग अपने साथ ले जाओ, इसके अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज रखे हुए हैं। साथ ही अगर तुम्हें वहाँ पर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है या फिर तुम कभी बहुत ज्यादा मुश्किल में हुए तो मुझे इमरजेंसी सिग्नल भेज देना, मैं तुम्हारी हेल्प के लिए जरूर आऊंगा, लौट कर जल्दी वापस आना। मिंग पैट्रियार्च की रिंग लेने के बाद वहाँ से निकल आता है। थोड़ी देर के बाद वो उस रिंग के अंदर देखता है तो उस रिंग के अंदर खजाने का एक ढेर लगा होता है, बहुत सारे मार्शल कॉइंस होते हैं, इसके अलावा डोमिनेटर लेवल के पपेट्स भी होती हैं, जबकि सेंट लेवल के पपेट्स भी होते हैं। वहीं पर एक बोर्ड भी रखी होती है। मिंग सारे खजाने को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर बिमिंग से कहता है बिमिंग यहाँ पर खजाना तो पड़ा हुआ है लेकिन यहाँ पर ये कश्ती क्या कर रही है। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर इसको ग्राउंड बोट कहते हैं, आपने फ्लाइंग सीडान के बारे में तो सुना होगा, फ्लाइंग सीडान आसमान पर उड़ सकती है, लेकिन ये ग्राउंड बोट है यानी कि ये अंडरग्राउंड में चल सकती है। मोस्टली ये बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में यूज की जाती है, जब आपको अपनी जान बचाकर भागना हो तब आप इसके ऊपर बैठकर अंडरग्राउंड जा सकते हैं, यानी जमीन के अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा आप इसको किसी को मारने के लिए भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पेशल है और इस दुनिया में बहुत ही कम मार्शल आर्टिस्ट हैं जिन्हें इसे यूज करना आता है। फ्लाइंग सीडान पर तो बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, इसको यूज भी कर सकते हैं, इसी वजह से इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, ये बहुत ही महंगी है। मिंग कहता है चलो ठीक है। फिर मिंग जंगल के अंदर चलता हुआ जा रहा होता है, वो अभी तक अपनी लॉन्ग फैमिली के हदूद से बाहर नहीं निकला, वो चलता हुआ जा रहा होता है। उसी वक्त उसे वहाँ से रोने की आवाज आती है पर दो लोग बैठे होते हैं, एक हस्बैंड एंड वाइफ जो कि वहाँ पर एक कब्र के सामने बैठे रो रहे होते हैं जो जाउजी की होती है। मिंग उन दोनों के पास ही खड़ा हो जाता है, उन दोनों को वहाँ पर अकेले रोते हुए देखकर सोच रहा होता है लॉन्ग फैमिली में जाउजी सिर्फ एक डॉक्टर थी, स्टेटस इतना ज्यादा हाई नहीं था, इसलिए और कोई भी एल्डर यहाँ पर फ्यूनरल करने के लिए नहीं आया, इसलिए इसके पेरेंट्स यहाँ पर अकेले बैठे हुए हैं। फिर मिंग थोड़ी देर के लिए वहीं पर रुकता है और उसके बाद वहाँ से भी उड़ जाता है। मिंग उड़ता हुआ जा रहा होता है और हमें बताता है कि बॉर्डर के ऊपर जितने भी स्नो वेयरवुल्व्स थे उन सभी को तो मार दिया गया है, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, वो बॉर्डर बिल्कुल शांत है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मास्टर कियान जिन के पास जाना ठीक रहेगा, तो वहाँ पर जाने से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, फिलहाल मैं जिनजैंग चर्च में चला जाता हूँ, जिनजैंग सेक्टर में वापस चला जाता हूँ, जाकर अपने मास्टर जी से मिलता हूँ कि उन्होंने क्या प्रोग्रेस की है। मिंग अभी वहीं पर रास्ते में उड़ता हुआ जा रहा होता है कि उसे वहीं पर रास्ते में एक डिस्ट्रेस सिग्नल दिखाई देता है जो कि जिनजैंग ग्रुप की तरफ से होता है। मिंग कहता है ये तो एक डिस्ट्रेस सिग्नल है जो कि जिनजैंग सेक्टर वालों का है, तो सिग्नल जंगल के अंदर से आया होता है। मिंग कहता है ये तो जंगल के अंदर से आ रहा है, चलो वहाँ पर चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो यहीं पर ग्राउंड का सीन दिखाते हैं, जंगल के अंदर जान जान और जैन मिंग दोनों खड़ी होती है, उनके साथ एक लड़का भी होता है, ये तीनों ही जिनजैंग सेक्टर से है, जबकि उनके सामने ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का एक लड़का खड़ा होता है। जान जान उन दोनों से कहती है मैंने डिस्ट्रेस सिग्नल भेज दिया है, बहुत ही जल्दी कोई एल्डर यहाँ पर आ जाएगा, तब तक हमें यहाँ पर जिंदा रहने की कोशिश करना होगी। वो लड़का जान जान से कहता है लेकिन हमारा जिनजैंग सेक्टर यहाँ से काफी दूर है, अगर यहाँ पर कोई एल्डर हमारी हेल्प को नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे, ये हमें पहले ही मार देंगे, क्योंकि इन ब्लैक ड्रैगन ग्रुप वालों के साथ जो लीडर है वो मार्शल आर्ट्स का गुरु है। तो यहीं पर हमारे मिंग की एंट्री होती है, मिंग उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। मिंग को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, जबकि जान जान भी काफी खुश होती है। मिंग जैसे उनके सामने आकर खड़ा होता है और सामने ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के लोगों की तरफ देखता है, उसी वक्त उसके पास विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है हमारे पास मैरिज स्टाइल की तरफ से एक नया मिशन है, हमारे सामने ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के जितने भी डिसाइपल्स हैं तुम्हें उन सभी को मारना होगा, और उसके साथ एक पावरफुल आउटर एल्डर है, ये मार्शल आर्ट्स का गुरु है, तुम्हें उसे भी मारना होगा। सारे के सारे बहुत बड़े क्रिमिनल्स हैं, बहुत बड़े बड़े क्राइम किए
किए हैं जिसकी वजह से इन्हें एक्सिक्यूट करना होगा। अगर तुम इस मिशन को पूरा करते हो तुम्हें 1 मिलियन मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। मिंग इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है अब तो मेरे पास मेरा मेरिट स्टाइल भी नहीं है। तो फिर अचानक से मुझे मिशन कहाँ से मिल गया। तो वक्त उसकी रिंग के अंदर उस खजाने में दिखाते हैं कि एक टोकन होता है जो कि हाउटियन सेक्टर की तरफ से होता है। उसी टोकन के थ्रू इसे एक मिशन मिला है। ये टोकन क्योंकि उसके खजाने के अंदर रखा हुआ है, उसके स्पिरिचुअल सी के अंदर नहीं है, इसी वजह से कोई इसके बारे में ये नहीं बता सकता कि ये अभी भी हाउटियन सेक्टर का एक डिसाइपल है या नहीं। मिंग कहता है ये तो बहुत ही आसान हो गया है, हालांकि ये छोटा टोकन मेरिट स्टाइल के जितना मेरे ज्यादा काम नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी इससे किसी को मेरी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलेगा और मैं मेरिट पॉइंट्स भी कमा सकता हूँ मिशन को पूरा करके। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 194 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रिवेंज सीकर की लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था मिंग के पास मेरिट स्टाइल के थ्रू एक नया मिशन आता है। उसे ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के कुछ लोगों को मारना है जिन्होंने बहुत ही बुरे क्राइम्स किए हैं। तो मिंग को इसके बदले में 1 मिलियन मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। मिंग की स्टोरेज रिंग के अंदर एक छोटा सा टोकन आता है जो कि हाउटियन सेक्टर की तरफ से है और उसी के थ्रू से मिशन इशू किए जाएंगे। इसको कोई पकड़ भी नहीं सकता कि ये हाउटियन सेक्टर का एक डिसाइपल है या नहीं। मिंग इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन उसके सामने जो एल्डर खड़ा होता है वो भी काफी खुश होता है। वो कहता है मुझे तो लगा था कि तुम्हारे डिस्ट्रेस सिग्नल को देखने के बाद यहाँ पर कोई एल्डर आएगा जिससे हमें फाइट करना पड़ेगी और शायद हम लोग उसे मार खाकर यहाँ से भाग जाते, लेकिन यहाँ पर आया क्या, एक छोटा सा मार्शल आर्ट्स का वॉरियर। ये तुम्हारी जान क्या बचाएगा। तो अपने साथियों से कहता है साथियों जल्दी से आगे बढ़ो और यहाँ पर हमें मजा करने की जरूरत नहीं है, इन सभी को एक साथ मार डालो। वो लड़का उन दोनों लड़कियों से कहता है हमने एक सिग्नल भेजा था किसी एल्डर को यहाँ पर बुलाने के लिए, लेकिन ये मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर क्या कर रहा है। तो इस लड़की का हम लोग क्या करेंगे, ये भी हमारे साथ यहाँ पर मारा जाएगा। अफसोस हम सभी का यहाँ पर अंत होने वाला है। मिंग उस लड़के से कहता है ब्रदर तुम्हें इस तरह घबराने की जरूरत नहीं है, अब जबकि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो मेरे पास एक रास्ता है इन सभी से निपटने का। फिर मिंग शानजान से कहता है आज यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे ये बताओगे तुम सभी लोग ब्लैक ड्रैगन ग्रुप वालों के साथ कैसे इन्वॉल्व हो गए और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों लगे हुए हैं। शानजान कहती है हम लोग डीमन फॉरेस्ट की तरफ जा रहे थे अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए, लेकिन रास्ते में एक गाँव पड़ता है। हमने वहाँ पर इन सभी लोगों को गाँव के लोगों को मारते हुए देख लिया। न सिर्फ इन्होंने गाँव के लोगों को मार डाला है, वहाँ पर जितने भी बच्चे थे चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो, 1 दिन के बच्चे को भी इन्होंने मार डाला। ऊपर से इन लोगों ने उनके ब्लड को भी ड्रेन कर लिया, यानी कि उनके ब्लड को काल लिया, वो भी किसी सैक्रिफाइस के लिए। लड़का मिंग से कहता है वहाँ पर उस गांव में कोई तकरीबन 1000 बच्चे थे। उन सारे बच्चों में कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने अभी चलना भी शुरू नहीं किया था। सभी ने उन सभी को भी मार दिया और उनके ब्लड को निकाल लिया और कहा कि ये किसी सैक्रिफाइस के लिए है। जब भी मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वो सारे बच्चे अपनी आंखों में दिखाई देते हैं जिन सभी को इन लोगों ने मारा है। ये बहुत ही बेरहम कातिल है। जब हमने इन्हें ये सब कुछ करते हुए देख लिया तो ये सारे हमारे पीछे भी लग गए हमें मारने के लिए। उनकी बातें सुनने के बाद बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहता है आज इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मैं इन सभी को मार डालूंगा, इन्होंने बहुत ही बुरा क्राइम किया है। जबकि वो आउटर एल्डर आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम एक छोटे से मार्शल आर्ट्स के वॉरियर हो, तुम हमें मार सकते हो। वो लड़का और जान दोनों ही मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर है, जबकि मिंग एक मार्शल आर्ट्स का वॉरियर है और जैन भी मार्शल आर्ट्स की वॉरियर है। वो सारी आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम सभी लोग बहुत ही रिडिकुलस हो, तुम्हें लगता है कि तुम लोग अपनी स्ट्रेंथ के साथ हमें मार सकते हो। यहीं पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले जान अपनी 2 की पाम मूव को यूज करती है। उसके सामने ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के 2 लोग होते हैं, वो उनका सामना कर रही है, जबकि वो लड़का भी अपनी जिनजैंग टेक्निक को यूज करता है। उसके पास उसकी तलवार होती है और उसके स्पेशल मूव का नाम बैकवर्ड स्वर्ड टेक्निक होता है। अपनी स्वर्ड टेक्निक को यूज करते हुए ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है, जबकि उनका एल्डर दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है ये लोग तो जिनजैंग सेक्टर के मार्शल आर्टिस्ट हैं, इसीलिए काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और हमारे लड़कों का अच्छे से सामना कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर कुछ ऐसा देख लिया है जो इन्हें नहीं देखना चाहिए था, इसी वजह से इन सभी को मरना पड़ेगा। जैनमिंग की तरफ भी दिखाते हैं। जैनमिंग बेचारी काफी ज्यादा डरी हुई होती है और उसके सामने जो वॉरियर आता है वो उसे कहती है तुम्हारा राम मुझसे हायर है, मेरे साथ फाइट मत करो, मैं तो तुमसे वैसे ही हार जाऊंगी। उसके पीछे भी एक मार्शल आर्ट्स वॉरियर लगा होता है और उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जबकि एल्डर दूर से खड़ा हंस रहा होता है और कहता है दोनों की पावर लेवल में काफी बड़ा डिफरेंस है, ये लड़की तो इसका सामना नहीं कर पाएगी, सबसे पहले तो यही लड़की मरेगी। फिर एल्डर कहता है जरा उस लड़के की तरफ भी तो देखूं जो हीरो बनकर यहाँ पर इनके डिस्ट्रेस सिग्नल पर इनको बचाने के लिए आया था, कहाँ पर है वो दूसरी तरफ देखता है। उसी वक्त एक मेंबर उसके पास आकर गिरता है। मिंग ने उसके ऊपर अटैक किया होता है, साथ ही मिंग ने एक और को उसके गले से पकड़ रखा होता है। एल्डर के पास जो बंदा आकर गिरता है वो काफी ज्यादा जख्मी होता है और वो उसके कपड़े पकड़कर उसे कहता है एल्डर प्लीज मेरी जान बचा लो, मरने वाला हूँ, लेकिन वो साथ ही वहीं पर मर जाता है। मिंग ने दूसरे जिसको पकड़ रखा होता है उसको भी नीचे फेंकता है और वो भी वहीं पर मर जाता है। फिर मिंग एल्डर से कहता है अब तुम्हारी बारी है। एल्डर भी आगे से हंसना शुरू कर देता
देखता है और कहता है चलो देखते हैं कौन किसको मारता है, और साथ ही वो भी अपनी थंडर पावर को रिलीज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ मिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जान जान मिंग से कहती है मिंग बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ये एक मार्शल आर्ट्स का गुरु है, मैं सिर्फ इसके साथ फाइट करनी है, बस थोड़ी देर तक इसको रोक कर रखो, हम इन सभी को मारने के बाद तुम्हारी हेल्प करने के लिए आएंगे और फिर सभी लोग मिलकर इसका सामना करेंगे। मिंग हंसते हुए जान जान से कहता है मैं अब इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि एक मार्शल आर्ट्स के गुरु के साथ अगलों की तरह फाइट करना शुरू कर दूं, जबकि मुझे पता है कि मैं जीत नहीं सकता। यहाँ पर मिंग अपनी फॉर्मेशंस बनाने के स्किल को यूज कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ही वो बुद्धा सिविलाइजेशन के इमूवेबल प्रिंट को भी यूज कर रहा है। उसने सारी मार्शल आर्ट्स के स्किल्स को मिक्स कर दिया है, अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक बेल बनाता है। उसने बुद्धा सिविलाइजेशन की आर्ट को भी इसमें मिक्स कर दिया है और इसका नाम इमूवेबल डायबोलिक अरे बनाया है। मिंग अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उस बड़ी सी बेल को बहुत ही बड़ा कर देता है और वो बड़ी बेल मार्शल आर्ट के गुरु के ऊपर जाकर गिरती है और वो उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। वो एल्डर जल्दी से अपने हाथ में अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है ये तो बस एक छोटी सी फॉर्मेशन है जो एक मार्शल आर्ट्स के वॉरियर ने बनाई है, मैं इसको बहुत ही आसानी से तोड़ दूंगा। लेकिन जैसे ही वो उसे पंच मारता है कुछ भी नहीं होता। वो बहुत ही हैरान हो जाता है और कहता है ये तो काफी पावरफुल है। एल्डर कहता है मुझे जल्दी से जल्दी इस फॉर्मेशन को तोड़कर निकलना होगा और इन सभी को मारकर यहाँ से जाना पड़ेगा, तो अगर जिनजैंग सेक्टर के एल्डर्स यहाँ पर आ गए तो हम लोग बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। वो अंदर खड़े होकर बार बार अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस बेल को तोड़ने की कोशिश करता है। वहीं पर अपने ब्लैक ड्रैगन्स को भी समन करता है और उन ब्लैक ड्रैगन की मदद से उस बेल को तोड़ने की कोशिश करता है। जैनमिंग की तरफ दिखाती है, वो अभी भी भाग रही होती है कि एक बंदा उसके पीछे लगा होता है। जैनमिंग चिल्लाकर मिंग से कहती है अगर तुम्हारे पास टाइम है तो मुझे बचाने के लिए आओ, ये मुझे मार डालेगा। उसके पीछे जो बंदा लगा होता है वो भी काफी ठरकी सा होता है। वो अपनी जुबान निकालते हुए कहता है चाहे कितना ही भाग लो लेकिन तुम्हारा ग्रैंडफादर बाद में तुम्हारे साथ मजे करने वाला है। वो अपने ही ठरपने में भागता हुआ आगे की तरफ जा रहा होता है जैनमिंग को पकड़ने के लिए, लेकिन उसी वक्त सामने से पंच आता है और उसके मुंह पर लगता है और वो पीछे जाकर एक दरख्त के साथ टकराता है और वहीं पर मर जाता है। जैनमिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मिंग से कहती है ब्रदर मिंग तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो और बहुत ज्यादा हैंडसम हो, तुमने तो मेरी जान बचा ली। मिंग उसे कहता है अब बस भी करो, मेरी कितनी ज्यादा तारीफ करोगी, जाओ और जाकर अपने ब्रदर और सिस्टर की हेल्प करो। जान की तरह भी दिखाती है। जान जिन लोगों के साथ फाइट कर रही होती है वो उन सभी को हरा देती है। मिंग से कहती है जैनमिंग को हेल्प करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो इन सभी को हरा दिया है। और फिर मिंग उस लड़के की तरफ देखता है, वो लड़का भी वहाँ पर काफी सारे लोगों को मार चुका है कि वो लड़का भी काफी अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है। वो लड़का मिंग से कहता है ऐसे तो ब्लैक ड्रैगन ग्रुप वाले ये भी एक चर्च से बिलोंग करते हैं और इनका ग्रुप काफी ज्यादा बड़ा है, लेकिन हमारा जिनजैंग सेक्टर ये इनके ग्रुप से बहुत ही बड़ा है और इनकी पावर हमसे बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए इनके सारे डिसाइपल पावर के मुकाबले में हमसे काफी ज्यादा वीक है। मिंग आगे बढ़ता है और उस लड़के से कहता है मैंने तुम्हारी स्ट्रेंथ को बहुत ही कम मांगा सीनियर ब्रदर, मैं और सीनियर सिस्टर यू हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। वो लड़का मिंग से कहता है मेरा नाम शीहान है, मैं इस बात से काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ कि तुम सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स के वॉरियर हो और तुमने एक मार्शल आर्ट्स के गुरु को बहुत ही आसानी के साथ अपनी अरे फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर लिया कि मैं यहाँ पर इन सभी के साथ फंसा हुआ था। वो लोग अभी यहीं पर बातें कर रहे होते हैं कि उसी वक्त मिंग की वो फॉर्मेशन टूट जाती है और वो एल्डर उस फॉर्मेशन के अंदर से बाहर निकल आता है और इस बार वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। उसके हाथ में एक बड़ा सा बैट भी होता है और वो मिंग से कहता है बहुत ही अच्छे, तुम लोग तो वाकई बहुत अच्छे हो, तुमने मेरे सारे साथियों को मार दिया लेकिन अब उन सभी का बदला भी तो मुझे लेना है। जैनमिंग बहुत ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाकर कहती है उसने तो फॉर्मेशन को तोड़ दिया, हमारे लिए सब कुछ खत्म हो चुका है, हम लोग एक मार्शल आर्ट गुरु का मुकाबला नहीं कर सकते, इसने अपनी फुल पावर को यूज किया तो ये तो एक ही झटके में हम सभी को मार डालेगा। जान कहती है हम लोग इसके जितने फास्ट नहीं है, अगर हम भागने की कोशिश भी करेंगे तो ये एक एक करके हम सभी को पकड़ लेगा, इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी को मिलकर इसका सामना करना पड़ेगा, फाइट करते हैं शायद बच जाएं। एल्डर उनसे कहता है तो तुम सभी लोग यहाँ पर मुझसे फाइट करोगे और भागोगे नहीं, तुम सभी लोग वाकई में बहुत ही अच्छे हो, लेकिन अब तुम सभी को इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि एक मार्शल आर्ट्स के गुरु का सामना करना इतना भी आसान काम नहीं है। फिर साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने बैट को ग्राउंड के ऊपर मारता है। जैसे ही वो अपने बैट को ग्राउंड के ऊपर मारता है तो एनर्जी निकलती है और वो सारी उनकी तरफ जाती है। उस एनर्जी के एंड से एक ड्रैगन निकलता है, एक ब्लैक ड्रैगन जो उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। जान और शीहान दोनों ही अपनी पावर्स को यूज करते हुए जिनजैंग शील्ड बनाते हैं और उसके ड्रैगन को ब्लॉक करते हैं। वो ड्रैगन उसकी शील्ड के साथ टकराता है तो वो शील्ड में क्रैक पड़ जाते हैं। शीहान और जान दोनों ही उस शील्ड को बरकरार रखने में ही जख्मी हो जाते हैं। शीहान सोच रहा होता है अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, ये बंदा हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो अपनी शील्ड को भी नहीं बना पा रहे। थोड़ी देर के बाद उनकी शील्ड भी टूट जाती है और जान नीचे गिर जाती है। जान कहती है ये एक मार्शल आर्ट्स का गुरु है, हम इसका सामना नहीं कर सकते, इसका पावर लेवल हमसे ज्यादा है। लेकिन मिंग उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है मुझे नहीं लगता कि अभी सब कुछ खत्म हुआ है, अभी तक तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। मिंग वहीं पर खड़ी होकर अपनी बुद्धा सिविलाइजेशन वाली स्पेशल आर्ट को यूज करता है। वहाँ पर एनर्जी का बना हुआ एक बड़ा सा बुद्धा निकल आता है, जबकि दूसरी तरफ एक बड़ा सा ब्लैक ड्रैगन होता है। शीहान ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता अब ये कौन सी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक है, हमने इस तरह की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक पहले कभी नहीं देखी। जिस ड्रैगन के अटैक को हम लोग अपनी जिनजैंग शील्ड
शील्ड के साथ नहीं रोक पाए। मिंग ने उसे अपनी एनर्जी के साथ रोक लिया है। मुझे यहाँ पर की पावर फ्लो होती हुई महसूस नहीं हो रही, तो किसी और किस्म की एनर्जी है जैसी हमने पहले कभी नहीं देखी। मिंग सोच रहा होता है मैं एक मार्शल आर्ट्स वॉरियर हूँ और ये एक मार्शल आर्ट गुरु है, इसलिए पावर लेवल में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं अपनी इस इमूवेबल सील की मदद से इसकी 70% पावर को तो डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, लेकिन बाकी की 30% पावर काफी होगी मुझे मारने के लिए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इसके ड्रैगन की पावर 30% तक पहले कम हो चुकी है शीहान और जान की जिनजैंग शील्ड के साथ टकराने पर। बिल्कुल ऐसा ही होता है। मिंग जैसे ही अपनी बुद्धा की शील्ड को आगे की तरफ बढ़ाता है तो उसका ड्रैगन डेसिपेट हो जाता है। एल्डर उसे कहता है लड़के तुम वाकई में स्ट्रॉन्ग हो, तुम सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स के वॉरियर हो और तुम्हारी स्ट्रेंथ अभी इतनी ज्यादा है, तो फ्यूचर में तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो। हमें फ्यूचर के खतरे को अभी निपटाना होगा, तुम्हें यहीं पर मारना होगा। और बड़ी स्पीड के साथ अपना बैट लेकर मिंग के ऊपर डायरेक्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मिंग जल्दी से अपनी किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है और कहता है मुझे मारने वाले लोगों की लाइन बहुत ही लंबी है, तुम्हें लाइन में लगना पड़ेगा अगर मुझे मारना चाहती हो। और साथ ही वो अपनी 5 स्टेप किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। मिंग की फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने के बाद उसके अंदर से कुछ एनर्जी निकलती है, बार बार उसके एल्डर के ऊपर अटैक करती है। वो एल्डर अपने बैट के साथ उसको डिफ्लेक्ट कर रहा होता है और साथ ही मिंग से कहता है तुम तो बहुत ही डरपोक हो, तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो डायरेक्टली मुझसे फाइट करो, फॉर्मेशन को क्यों यूज कर रहे हो। मिंग हंसते हुए उससे कहता है मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, कोई बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे पता है कि हम दोनों की पावर में कितना बड़ा गैप है, इसलिए मैं डायरेक्टली तुमसे फाइट नहीं कर सकता और आज मैं तुम्हें मार डालूंगा कि उन सभी की आत्माओं को शांति मिल सके जिन सभी को तुमने मार डाला था। और यहीं पर हमारी एपिसोड 195 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। रिवेंज सीकर के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग अपनी फॉर्मेशन को यूज करते हुए ब्लैक ड्रैगन के मार्शल आर्ट्स के गुरु के ऊपर अटैक करता है और वो उसे कहता है अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो मुझसे डायरेक्टली फाइट करो, अपनी इस फॉर्मेशन को खत्म करो। इसे हंसना शुरू कर देता है और कहता है मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मैं एक बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हारे सामने डायरेक्टली फाइट करना स्टार्ट कर दूं, जबकि मुझे पता है कि हम दोनों के लेवल में कितना बड़ा डिफरेंस है। आज मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पर मार डालूंगा। तुम्हें मारने के बाद उन सभी की आत्माओं को शांति मिलेगी जिन लोगों को तुमने मारा है। साथ ही मिंग फिर से अपनी एक और फॉर्मेशन को यूज करता है जो कि उसकी पावर को एनहेंस करने के लिए होती है और उसी फॉर्मेशन के साथ मिंग अपनी फिंगर टेक्निक को यूज करता है, किलिंग फिंगर टेक्निक, और उसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करता है। और साथ ही मिंग ने बुद्धा की टेक्निक को भी मिक्स किया होता है जिससे एनर्जी का बना हुआ एक बड़ा सा हाथ बनता है और उसी हाथ के साथ मिंग उस मार्शल आर्ट के गुरु के ऊपर अटैक करता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, नीचे का ग्राउंड भी टूट जाता है और वो मार्शल आर्टिस्ट जमीन के अंदर दंस जाता है। लेकिन अभी भी वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है कमीने कहीं के मैं तुम्हें मार डालूंगा, लेकिन उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। थोड़ी देर के बाद वो खुद ही वहीं पर मर जाता है। शीहान मिंग की तरफ देखता और कहता है ये तो बहुत ही अमेजिंग बात है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मार्शल आर्ट्स मास्टर एक मार्शल आर्ट्स के गुरु को मार सकता है, वो भी सिर्फ एक ही मूव को यूज करते हुए। तुम तो वाकई में कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। शीहान मिंग से कहता है यहाँ पर तुमने जो किलिंग करे फॉर्मेशन को यूज किया है, मुझे लगता है कि उसके जो मटेरियल्स थे वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे। तुमने हमारी जान बचाने के लिए सब कुछ किया है और हम लोग इसके बदले में तुम्हें कंपनसेट करेंगे जितने भी पैसे तुम्हारे लगे हैं। मिंग उसे कहता है सीनियर ब्रदर तुम्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि उस फॉर्मेशन को मैंने खुद ही बनाया था, इसलिए मेरे लिए ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जब चाहे मैं इस तरह की फॉर्मेशंस को बना सकता हूँ। शीहान उसकी बात सुन के और भी हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में उस फॉर्मेशन को तुमने बनाया था, तुम एक फॉर्मेशन के मास्टर हो। जान उसे कहती है ब्रदर शीहान शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता होगा, लेकिन मिंग मास्टर जी का ओनली डिसाइपल है। मास्टर जी ने आज तक किसी भी डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन मिंग की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को देखते हुए उन्होंने इसको अपना डिसाइपल बना लिया। इसी वजह से ये फॉर्मेशन की मास्टरी जानता है। शीहान कहता है इसी वजह से तो ये लड़का भी इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हमारे एल्डर जी वो तो एक मार्शल आर्ट्स के गॉड को भी मार सकते हैं, जबकि वो सिर्फ सेंट राम में है, जबकि उनका डिसाइपल भी मार्शल आर्ट्स के गुरु को मार सकता है। शीहान बाकी सभी से कहता है मुझे लगता है कि ब्लैक चर्च के लोग यहाँ पर आते होंगे, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि वो लोग यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। अगर वो लोग अपने लोगों को ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए तो हम पर अटैक करेंगे। फिर वो सारी वहाँ से उड़ते हुए जा रही होती है। मिंग जान से पूछता है सीनियर सिस्टर मुझे ये बताओ तुमने कहा कि वो लोग बच्चों को मार रहे हैं और बच्चों को मारकर उनका ब्लड ले रही है ताकि वो सैक्रिफाइस दे सके, क्या तुम्हें पता है कि वो लोग ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। जान उसे कहती है हम लोगों ने सिर्फ उन्हें वहाँ पर बच्चों को मारते हुए देखा और बात करते सुना, उसी के बाद ये लोग हमारे पीछे लग गए। हमें डिटेल्स के बारे में नहीं पता कि वो लोग कौन सा सैक्रिफाइस देने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग अभी भागते हुए जा रही होती है कि शीहान उनसे कहता है सभी लोग रुक जाओ, कोई हमारा पीछा कर रहा है। वो सारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। शीहान उनसे कहता है पीछे हमारे जो भी बंदा आ रहा है उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा किलिंग हो रहा निकल रहा है, ताकि वो अपने ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के लोगों को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में है और जो भी है वो एक मार्शल डोमिनेटर है। जान और
जैन मिंग दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाती है। जैन मिंग कहती है अब हमारा क्या होगा, एक मार्शल आर्ट डोमिनेटर तो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, हम तो उसके सामने नहीं टिक पाएंगे। शिहान उनकी बातें सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर कहता है ब्रदर मिंग, जहाँ पर हमारी वजह से पहली मुश्किल में पड़ चुकी हो, तुम इन दोनों लड़कियों को अपने साथ लो और यहाँ से चले जाओ। मैं उस मास्टर को यहाँ पर रोका रखता हूँ कि तुम लोग यहाँ से आसानी से भाग जाओ। मिंग उसे कहता है ब्रदर मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर जानते हो कि तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं हूँ, बल्कि हम तीनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं हूँ, तो यहाँ पर मेरे जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए तुम इन दोनों लड़कियों को अपने साथ लो और यहाँ से चले जाओ, जबकि मैं उस मार्शल डोमिनेटर को रोकने की कोशिश करूंगा। जबकि साथ ही मिंग सोच रहा होता है, लगता है कि ब्रदर शिहान बहुत ही अच्छा इंसान है, जबकि इसे पता है कि इसके पीछे एक मार्शल डोमिनेटर है, लेकिन फिर भी वो हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाना चाहता है। वो तीनों ही मिंग की बात सुनने के बाद एक दूसरे की तरफ देखते हैं। मिंग उनसे कहता है चलो जल्दी करो, यहाँ से चले जाओ और मेरे लिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हर सिचुएशन से जिंदा बाहर निकल आता हूँ और इस बार भी जिंदा वापस आऊंगा और तुम लोगों से दोबारा मिलूंगा। और फिर वो तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं। जान उसे कहती है हम लोग जिनजैंग चर्च में तुम्हारा इंतजार करेंगे, वहीं पर आना। के जाने के बाद मिंग मास्टर से कहती है मास्टर आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आपके पास कोई प्लान है? मिंग कहता है वैसे तो मेरे पास काफी सारे रास्ते हैं एक मार्शल डोमिनेटर से निपटने के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर इस मार्शल डोमिनेटर से निपटने के लिए अपने मास्टर जी के क्लोन को भी बुला सकता हूँ और इसके अलावा मेरे पास मार्शल पपेट्स भी है जो कि मार्शल सेंट लेवल के हैं। मिंग अभी वहीं पर खड़ा होता है कि उसके सामने काला सा धुआं निकलता है और उस धुएं के अंदर से वो मार्शल डोमिनेटर मास्टर बाहर निकलती हैं। वो निकलते ही मिंग से कहते हैं तो तुम वो लड़की हो जिसने मेरे ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के लोगों को मारा है। मिंग आगे से हंसना शुरू करता है और कहता हाँ मैंने उन सभी को मारा है, तुम तो बस अपनी हैर मनाओ क्योंकि अभी मैं तुम्हें भी उनके पास ही भेजने वाला हूँ। वो मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और वो अपनी ब्लैक एनर्जी से बना हुआ एक बड़ा सा हाथ मिंग पर अटैक करने के लिए आके भेजते हैं। जबकि मिंग जल्दी से अपने पास एक मार्शल डोमिनेटर लेवल के पपेट को निकालता है और वो पपेट निकलते ही साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और उस मास्टर का वो बड़ा सा एनर्जी से बना हुआ हाथ उसकी बैक के साथ टकराता है। वो एल्डर पीछे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इसके पास तो मार्शल डोमिनेटर लेवल का पपेट है, लेकिन ये मेरे सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। वो पपेट अपना मुंह खोलता है और मिंग को अपनी बॉडी के अंदर खींच लेता है। मिंग को अपनी बॉडी के अंदर खींचने के बाद वो वहाँ से सीधा नीचे ग्राउंड की तरफ चला जाता है और ग्राउंड के अंदर चला जाता है। एल्डर भी ये ट्रिक देखकर काफी हैरान होता है। एल्डर कहता है इसे लगता है कि ये मुझसे भाग सकता है, इसने अपनी बॉडी को उस डोमिनेटर पपेट की बॉडी के अंदर छुपा लिया है और फिर अपने पपेट को यूज करते हुए ग्राउंड के अंदर से भागने की कोशिश कर रहा है। एल्डर कहते हैं वैसे तो मैंने बहुत सारे लोगों का पीछा किया है और उनको मारा है, लेकिन आज पहली बार देख रहा हूँ कि कोई इस तरह मुझसे भाग रहा है। तो फिर साथ ही वो एल्डर अपने आप को एक ड्रैगन में चेंज करते हैं और उसके बाद के पीछे पीछे ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं। ड्रैगन बनने के बाद मिंग का पीछा कर रही होती है, जबकि मिंग आगे आगे भाग रहा होता है। वो ग्राउंड के अंदर मिट्टी को चीरता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। मिंग उस पपेट के अंदर ही बैठा होता है और बिमिंग से पूछता है बिमिंग क्या वो हमारे पीछे आ रहा है? बिमिंग उसे कहती है हाँ मास्टर, हमारा ओपोनेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो हमारे पीछे जरूर आएगा। हालांकि ग्राउंड के अंदर वो हमारा अच्छी तरह से पीछा नहीं कर सकता, लेकिन आप एक मार्शल डोमिनेटर लेवल के पपेट के साथ उससे अपनी जान नहीं छुड़ा सकते, आपके पीछे बहुत ही जल्दी पहुंच जाएगा। कहता है तो इसका मतलब मुझे अपने उस ग्राउंड बोर्ड को यूज करना पड़ेगा। ट्रियाज के दिए हुए खजाने के अंदर से वो उस ग्राउंड बोर्ड को बाहर निकालता है। तो वो ग्राउंड बोर्ड भी बाहर निकलने के बाद साइज में बड़ी हो जाती है। फिर वो मार्शल डोमिनेटर पपेट उस ग्राउंड बोर्ड के अंदर बैठ जाता है क्योंकि वो बोर्ड बनी ग्राउंड के लिए है, वो काफी ज्यादा फास्ट होती है। मार्शल डोमिनेटर जो कि उसका पीछा कर रहा होता है वो पीछे देखकर काफी हैरान होता है और कहता है अचानक इसकी स्पीड बढ़ कैसे गई? जबकि मिंग भी काफी खुश होता है और कहता है सिर्फ 2 ही सेकंड्स में इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, काफी ज्यादा फासला तय कर लिया, लगता है कि हम लोग उस मार्शल डोमिनेटर से भाग जाएंगे। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर क्योंकि इस कश्ती के ऊपर मार्शल डोमिनेटर लेवल का पपेट बैठा है, इसी वजह से ये इसकी फुल पावर को यूज कर पा रहा है। अगर आप इसके ऊपर बैठे होते और इसकी पावर को यूज कर रहे होते तो इतनी स्पीड नहीं हासिल कर पाते क्योंकि आपका लेवल कम है। ब्लैक ड्रैगन के एल्डर कहते हैं ये लड़का तो काफी ज्यादा अमीर लगता है, इसके पास तो ग्राउंड बोट है, ये तो काफी ज्यादा महंगी होती है, लेकिन अब इसकी स्पीड ज्यादा हो गई है, मुझे भी अपनी फुल पावर को यूज करना पड़ेगा। एल्डर जल्दी से अपने पास एक तलिस्मान निकालते हैं जो कि स्पीड को डबल करने के लिए होता है, उससे अपने हाथ में पकड़ते हैं और उससे अपनी स्पीड को डबल कर लेते हैं। अब वो बड़ी स्पीड के साथ मिंग के पीछे आ रहे हैं। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर वो मार्शल डोमिनेटर आपके बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है क्योंकि वो एक तलिस्मान को यूज कर रहा है जिससे उसकी स्पीड डबल हो गई है। मिंग भी जल्दी से अपने पास से वही तलिस्मान निकालता है जो कि एल्डर ने यूज किया है। मिंग कहता है अगर वो यूज कर सकता है तो फिर मैं भी यूज करूंगा। अपने तलिस्मान को निकालता है और उस डोमिनेटर लेवल के पपेट के मुंह से बाहर निकालकर उसके माथे पर लगा देता है, जिससे मिंग के पपेट की स्पीड ज्यादा हो जाती है। उसकी कश्ती पहले से भी ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ती है। ब्लैक ड्रैगन का एल्डर वहीं पर रुक जाता है और कहता है अब ये क्या, इसने अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा लिया है। पता है कि इसके पास भी वैसे ही तलिस्मान है जैसा मेरे पास है, लेकिन ये एक तलिस्मान 30,000 मार्शल कॉइंस का है, लगता है ये किसी बहुत ही बड़े सेक्टर का यंग मास्टर है। ब्लैक ड्रैगन के एल्डर जल्दी से अपने पास से 2 तलिस्मान निकालते हैं और दोनों को अपनी एक एक टांग के ऊपर लगा लेती है, जिससे उसकी स्पीड 4 गुना बढ़ जाती है। एल्डर कहते हैं तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ने वाला, तुम्हें तो मैं पकड़ कर रहूंगा। पर एल्डर फिर से बड़ी स्पीड के साथ मिंग के पीछे आ
रही होती है। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर। अब इस बार वो मास्टर 2 तलिस्मन्स को यूज कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड 4 गुना बढ़ चुकी है और बहुत ही जल्दी वो आपको पकड़ लेगा। आपको कुछ करना पड़ेगा। मिंग जल्दी से अपने पास से बहुत सारे तलिस्मन्स निकालता है और कहता है इसको क्या लगता है कि इसके पास 2 तलिस्मन है, ये मुझे पकड़ सकता है, मेरे पास तो बहुत सारे हैं। मिंग उस पपेट के मुंह के अंदर से वो सारे के सारे तलिस्मन्स को बाहर फेंक देता है और उसका पपेट जल्दी से उन सारे के सारे तलिस्मन्स को हवा में पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसे बोर्ड के ऊपर चिपकाना शुरू कर देता है। ब्लैक ड्रैगन की एल्डरशिप देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है आखिर इस लड़की के पास कितना ज्यादा पैसा है, ये तो बहुत सारे तलिस्मन्स को यूज कर रहा है। इतने सारे तलिस्मन्स को खरीदने के लिए तो मिलियंस ऑफ मार्शल कॉइंस की जरूरत है। इसने तो अपनी पूरी बोर्ड को तलिस्मन्स के साथ कवर कर दिया है। अगर इन सभी को ये एक्टिवेट करेगा तो फिर तो मैं कभी भी इसका पीछा नहीं कर सकता। मिंग जैसे ही उन सभी को एक्टिवेट करता है तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो शू करके वहाँ से गायब हो जाती है। डोमिनेटर मास्टर वहीं पर रह जाता है और कहता है मैं तो इनका पीछा नहीं कर सकता क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। वो वहीं पर खड़े खड़े कहता है दोबारा मुझे कहीं पर दिखाई मत देना वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिंग काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है आज मुझे पता चला कि पैसा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपनी जान बचाने के लिए। मैं एक मार्शल डोमिनेटर से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। मिंग कहता है मुझे लगता है कि फ्यूचर में मुझे इस तरह के बहुत सारे तलिस्मन्स बनाकर रखने होंगे कि मैं अपने पपेट पर लगाकर उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकूं। मिंग अपनी बोट में बैठकर जा रहा होता है कि सामने एक दीवार के साथ टकरा जाता है। मिंग कहता है यहाँ पर अचानक क्या हुआ, मैं किस चीज के साथ टकराया हूँ। बोट तो ग्राउंड को तोड़ सकती है लेकिन यहाँ पर टक्कर किससे हुई। सामने की तरफ देखता है तो सामने एक शील्ड होती है जिसके साथ उसकी बोट टकराई होती है। मिंग अपने पपेट के अंदर से बाहर निकलता है, सामने वाले शील्ड की तरफ देखकर कहता है लगता है कि यहाँ पर एक फॉरबिडन एरिया है, किसी ने यहाँ पर एक शील्ड बनाई हुई है कि कोई भी यहाँ से आगे न जा सके। मिंग अपने पपेट से बाहर निकलने के बाद पहले अपने पपेट को वापस अपने ट्रेजर में रख लेता है। मिंग कहता है पहले इन दोनों चीजों को वापस रख लेते हैं, ये दोनों चीजें बहुत ही काम की हैं, अगली बार भी मेरी जान बचाने के काम आएंगी। और ऊपर से इन दोनों को यूज करने के लिए मेरी बहुत सारी की पावर यूज हो रही है तो फिलहाल इन दोनों को वापस रख लेते हैं। मिंग आगे बढ़ता है और उस शील्ड पे टच करते हुए कहता है चाहे कोई सी भी फॉर्मेशन हो, चाहे कोई सी भी फील्ड हो, उसकी अपनी एक वीकनेस होती है और अगर मैंने इसकी वीकनेस को ढूंढ लिया तो शायद मैं इस शील्ड को तोड़ सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसकी दूसरी तरफ क्या है। पता नहीं यहाँ पर कौन सा फॉरबिडन एरिया हो सकता है, यहाँ पर मुझे कोई खजाना भी मिल सकता है। मिंग बिमिंग से कहता है बिमिंग चलो अंदर चल के देखते हैं कि इसके पीछे क्या चीज छुपी हुई है। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 196 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 197 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग मार्शल डोमिनेटर जो कि ब्लैक ड्रैगन ग्रुप का एक मेंबर होता है उससे बचकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन वहीं पर रास्ते में उसकी बोट एक शील्ड के साथ टकराती है। मिंग अपनी बोट और अपने पपेट को वापस रख लेता है और कहता है पता नहीं यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन क्या कर रही है, पर मुझे लगता है कि इस बैरियर के पीछे कुछ बहुत ही स्पेशल होगा। मिंग से कहता है मिंग मैं इस बैरियर को हटा सकता हूँ अपनी फॉर्मेशन के स्किल को यूज करते हुए, चलो चल के देखते हैं इसके पीछे क्या है। मिंग अपने हाथ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है चलो सबसे पहले देखते हैं कि इस फॉर्मेशन को बनाया कैसे गया है। उस बैरियर की जांच करने के बाद कहता है ठीक है मुझे समझ आ गई कि इस फॉर्मेशन को कैसे बनाया गया है। इस बैरियर को तोड़ना तो बहुत ज्यादा आसान है। मिंग अपने हाथ को इस बैरियर के ऊपर रखता है तो वो बैरियर आस्ता आस्ता टूटना शुरू हो जाता है। मिंग कहता है ये तो बहुत ज्यादा आसान था, मुझे लगा यहाँ पर काफी ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने तो उस बैरियर को तोड़ दिया। मिंग उस बैरियर के अंदर जाता है और कहता है चलो देखते हैं कि अंदर क्या है। सामने एक पैसेज होता है। मिंग चलता हुआ जा रहा था और कहता है उस बैरियर को तोड़ने के बाद यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो बस एक गलियारा है और इसके आसपास सिर्फ स्टोन्स की वॉल है। मिंग चलता हुआ जा रहा था और कहता है चलो देखते हैं कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है और वहीं पर वो सामने किसी चीज से टकरा जाता है। मिंग कहता है अब क्या है। इस वक्त उसके सामने एक और बैरियर अपीयर होता है। मिंग कहता है ये तो एक और बैरियर है, लगता है कि ये पहले वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला है, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं है कि मैं इसको तोड़ ना सकूं। मिंग आगे बढ़ता और कहता है चलो इसको भी तोड़ते हैं और उसको भी तोड़ देता है। फिर उसके बाद ने अभी तक अपने सर पे हाथ रखा होता है क्योंकि उस बैरियर को तोड़ने के बाद जैसे मिंग आगे बढ़ता है तो वो 3 और बैरियर्स के साथ टकराता है। मिंग कहता है मुझे अभी तक यहाँ पर कुछ भी हाथ नहीं मिला, मैं यहाँ तक आने तक 5 बैरियर्स को तोड़ चुका हूँ। यानी यहाँ पर कितना कुछ स्पेशल खजाना छुपा होगा जिसके लिए 5 रिस्ट्रिक्शन बैरियर्स लगाए गए हैं। मिंग चलते हुए जैसे उस टनल से बाहर निकलता है तो सामने एक बड़ी सी केव होती है। तो उस केव के अंदर बहुत सारे ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के लोग होते हैं और उनके हाथ में थैले होते हैं जिनके अंदर ब्लड होता है और वो सारे ब्लड को एक पोंड के अंदर डाल रही होती है और उस पोंड के अंदर एक अजीब सा डीमन होता है। वहाँ पर जितने भी ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के लोग होते हैं उन सभी के हाथ में जो थैले होती है उनमें ब्लड होता है। मिंग कहता है इन सभी के कॉस्ट्यूम को देखकर तो लगता है कि ये सारे के सारे ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के लोग हैं। कहता है चलो शुक्र है कि ये सारे के सारे मार्शल आर्ट्स के वॉरियर हैं, इनमें से कोई भी हाई लेवल का नहीं है वरना मुश्किल हो जाती और जो मुझे यहीं पर सेंस कर लेते। जल्दी से अपने पास से अपना इनविजिबल चार्म निकालता और कहता है इससे तो मुझे इन सब से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अपने आप को इनविजिबल कर लेते हैं ताकि इस एरिया को स्काउट किया जा सके। मिंग उस चार्म को एक्टिवेट करने के बाद नीचे उतर आता है और उन सभी में चलता हुआ आगे बढ़ता है। मिंग कहता है थोड़ी देर पहले जान ने बताया था कि इन्होंने गाँव में सारे बच्चों
बच्चों को मार डाला और उन बच्चों का ब्लड सैक्रिफाइस के लिए ले रहे हैं। लगता है कि उन सभी बच्चों के ब्लड को यहीं पर इसी पॉन्ड में डाला जा रहा है। मिंग उस पॉन्ड के पास जाकर खड़ा हो जाता है और सामने की तरफ देखता और कहता है, इसके सेंटर में जो क्या चीज है काफी अजीब है, मुझे यहाँ से क्लियरली दिखाई नहीं दे रही, चलो ऊपर चल के देखते हैं। मिंग उड़ता हुआ उस चीज के करीब पहुँच जाता है। मिंग कहता है, लगता है कि ये कुछ बहुत ही बुरी चीज है, लगता है कि जहाँ पर किसी डीमन को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे मैं इसके करीब जाता जा रहा हूँ मुझे बहुत ही बुरी सी फीलिंग आ रही है। पर मुझे अपनी एक्सोक्रिज्म की सील को यूज करना है, तो मुझे इसके और भी ज्यादा करीब जाना होगा। मिंग जैसे ही उसको करीब से देखता है तो वो एक छोटा सा बच्चा होता है। ये छोटा बिल्कुल भी नहीं है, काफी ज्यादा बड़ा है साइज में। मिंग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, अब ये है क्या, ये लोग यहाँ पर क्या क्रिएट कर रहे हैं। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर ये लोग यहाँ पर डिवाइन बर्थ की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि ये यहाँ पर अपने गॉड को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं पर बिमिंग मास्टर को डिटेल्स के बारे में बताती है, मास्टर अगर आप यहाँ पर 1 लाख बच्चों के ब्लड को पॉन्ड के अंदर डालेंगे तो आप यहाँ पर एक गॉड को जन्म दे सकते हैं, यानी कि जो ब्लैक ड्रैगन ग्रुप वाले अपने गॉड को, कि इनके ब्लैक ड्रैगन चर्च का मार्शल गार्ड है, को दोबारा से रीबॉर्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इस टियानजान होली लैंड में। लेकिन ये मेथड बहुत ज्यादा बुरा है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों की बलि देना पड़ती है, इसी वजह से कोई भी चर्च वाला मेथड को यूज नहीं करता, इस मेथड को बैन किया गया है। मिंग कहता है, ब्लैक ड्रैगन ग्रुप वालों ने तो हाथ ही पार कर दिया, 1 लाख बच्चों की बलि चढ़ाकर वो यहाँ पर गॉड बना रहे हैं। मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि इस छोटे से गॉड बेबी को मार सकूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इस बच्चे को यहाँ पर पैदा क्यों कर रहे हैं। मिंग मास्टर से कहती है, मास्टर आपको पता होगा कि ब्लैक ड्रैगन ग्रुप एक चर्च है, इनके पास जो मार्शल गार्ड है वो ब्लैक ड्रैगन गार्ड है और ये सारे ब्लैक ड्रैगन वाले लोग उसके बिलीवर हैं, उसको मानते हैं। लगता है ये अपने ब्लैक ड्रैगन गार्ड को टियानजान लैंड में फिजिकल बॉडी में क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि वो इस बेबी के जरिए से अपने गॉड को टियानजान लैंड में पैदा करेंगे। क्योंकि एक डिवाइन गार्ड और एक मार्शल गार्ड में बहुत ज्यादा फर्क होता है। डिवाइन गार्ड के पास फिजिकल बॉडी नहीं होती, क्योंकि मार्शल गार्ड के पास फिजिकल बॉडी होती है। अपने डिवाइन गार्ड को एक मार्शल गार्ड बनाने वाले हैं। जल्दी से अपने हाथ पर अपनी की पावर को रिलीज करता और कहता है, ये लोग यहाँ पर बहुत ही बुरा काम कर रहे हैं, मुझे इस बच्चे को पैदा होने से पहले ही मारना पड़ेगा ताकि इनका ब्लैक ड्रैगन गार्ड पैदा ही ना हो। मिंग जैसे उसके ऊपर अटैक करने लगता है, इसी वक्त मिंग अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। गॉड डिसाइपल उसे अपने पास बुला लेता है। गॉड डिसाइपल उसे अपने पास से एक पर्सनल मिशन जारी करता है। वो उसे कहता है, अगर तुम इस बच्चे को जिंदा छोड़ोगे तुम्हें 1 बिलियन मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन तुम्हें सिर्फ इसको जिंदा नहीं छोड़ना बल्कि तुम इस बच्चे को रीबर्थ भी करवाओगे। गॉड डिसाइपल काफी ज्यादा खुश होता है और मिंग से कहता है, मिंग मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि तुम इस बच्चे को रीबर्थ कैसे करवा सकते हो। मिंग उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, हम इसको दोबारा से रिक्रिएट क्यों होने देंगे। तो इस बच्चे को मारना चाहता हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही इवल थिंग है, इसको पैदा करने के लिए 1 लाख मासूम बच्चों की बलि चढ़ाई गई है, तुम्हें ये क्यों चाहिए। डिसाइपल उसे कहता है, मैं एक मार्शल गार्ड नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास फिजिकल बॉडी नहीं है, और अगर मुझे एक फिजिकल बॉडी चाहिए तो मुझे इस बच्चे की बॉडी चाहिए होगी। इस डिवाइन बर्थ के जरिए से ही दोबारा रिक्रिएट हो सकता हूँ इस बॉडी के अंदर, इसी वजह से मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं तुम्हें 1 बिलियन मेरिट पॉइंट्स दूंगा जो कि मेरी तरफ से होंगे। मिंग उसे कहता है, नहीं मैं तुम्हारी सब में हेल्प नहीं करूंगा, मैं भी पता है कि यहाँ पर एक इवल चीज को बनाया जा रहा है, मैं एक स्काई कैप्टर हूँ। ब्लैक ड्रैगन ग्रुप वालों ने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है और यहाँ पर एक बहुत ही बुरी चीज बना रहे हैं, मैं इसको मार डालूंगा। गॉड डिसाइपल उसे कहता है, इस बच्चे के पैदा होने में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, लोग यहाँ पर एक गार्ड को डिवाइन बर्थ देने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें बुरा नहीं है। ये तो बुरा तब होगा ब्लैक ड्रैगन गार्ड पैदा होने के बाद दुनिया में तबाही मचाएगा। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं इस बच्चे की बॉडी को ओवरटेक कर लूं और इस बच्चे की बॉडी के जरिए से मैं डिवाइन बर्थ लूं। मैं टियानजान लैंड में दोबारा से एक फिजिकल बॉडी के साथ पैदा हूँ। ऊपर से अब जबकि 1 लाख बच्चों को मारकर उनकी बलि दे दी गई है, तुम्हें क्या लगता है कि इस बच्चे को मारने से वो सारे के सारे बच्चे जिंदा हो जाएंगे? पर तुम इस बच्चे को यहीं पर मार दोगे, ब्लैक ड्रैगन सेक्टर वाले 1 लाख और बच्चे को मारकर दोबारा से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। तुम चुपके से मेरी कॉन्शियसनेस को उस बच्चे के माइंड में डाल दो, सभी को पता भी नहीं चलेगा, वो लोग यही समझेंगे कि उनका ब्लैक ड्रैगन गॉड जिंदा हुआ है, लेकिन असल में तो वहाँ पर मैं पैदा हूँगा। बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर ये गॉड डिसाइपल बिल्कुल ठीक कह रहा है, अगर आप उस इवल बेबी को मार भी देते हैं, उसको मारने से 1 लाख बच्चों की जान तो वापस नहीं आने वाली, लेकिन अगर ये उस इवल बेबी के जरिए से डिवाइन बर्थ लेता है तो शायद ये आगे बढ़कर आउटियान सेक्टर के लिए काफी कुछ करे और बहुत सारे लोगों को, दूसरे लोगों को मारने से रोके। ऊपर से इसमें आपका फायदा है, आपको 1 बिलियन मेरिट पॉइंट्स भी तो मिल रहे हैं जिससे आप काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। बिमिंग की बात सुनने के बाद कहता है, चलो ठीक है मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन तुम्हें लगता है कि सिर्फ 1 बिलियन मेरिट पॉइंट्स के साथ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हें डिवाइन बर्थ दिलवाने में? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। लास्ट टाइम मैं तुमसे 5 एलिमेंट रूट्स लेने के लिए आया था, तब तुमने मुझसे 100 मिलियन मार्शल कॉइन्स लिए थे जो कि एक्स्ट्रा फीस थी, तुमने अपने लिए ली थी और तुमने मुझे थोड़ा सा भी डिस्काउंट नहीं दिया था। गॉड डिसाइपल उसे कहता है, पैसा तो मेरे पास बहुत ज्यादा है लेकिन मेरे पास मेरिट पॉइंट्स कम है, इसलिए तुम्हें सिर्फ 1 बिलियन मेरिट पॉइंट्स ही मिल सकते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें 300 मिलियन मार्शल कॉइन्स दे सकता हूँ। उसकी बात सुनने के बाद हैरान होता और कहता है, ये मुझे 300 मिलियन मार्शल कॉइन्स दे रहा है जो कि मेरिट पॉइंट्स में
में 4.5 बिलियन मेरिट पॉइंट्स बनते हैं। तो ये सीधा सीधा मुझे मेरिट पॉइंट से क्यों नहीं दे देता। डिसाइपल उसे कहता है, हाँ मुझे पता है कि तुम इसी बारे में सोच रहे होगे कि 300 मिलियन मार्शल कॉइन्स तो 4.5 बिलियन मेरिट पॉइंट्स बनते हैं, तो फिर मैं तुम्हें मेरिट पॉइंट से क्यों नहीं दे देता, तुम्हें मार्शल कॉइन्स क्यों दे रहा हूँ। असल में मेरे पास पैसा तो बहुत ज्यादा है, मार्शल कॉइन्स की सूरत में बहुत सारे बिलीवर्स हैं जो हमें पैसा देते हैं, लेकिन मैं मेरिट पॉइंट्स नहीं दे सकता। तो ये पर्सनल टास्क है, हाउटियन सेक्टर वाले इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मेरे पास सिर्फ 1 बिलियन मेरिट पॉइंट्स है, मैं इससे ज्यादा अपने मार्शल कॉइन्स को अपने लिए मेरिट पॉइंट्स में चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे गॉड डिसाइपल्स के पास लिमिट बहुत ही कम होती है, इसलिए हमें ज्यादा मेरिट पॉइंट्स नहीं मिलते अपने लिए। लेकिन हमारे पास मार्शल कॉइन्स बहुत ज्यादा होते हैं जो कि हमें दूसरे बिलीवर्स देते हैं। मिंग उसे कहता है, चलो ठीक है, पे अपनी डील को डन करते हैं, मुझे ये बताओ कि ये करना कैसे है। गॉड डिसाइपल अपने पास से एनर्जी का बना हुआ एक छोटा सा बीड उसे देता है और कहता है, ये मेरा माइंड है, यानी ये मेरी कॉन्शियसनेस है, मेरे पास इस कॉन्शियसनेस को उस छोटे बेबी की बॉडी के अंदर जाकर पुट करना है। इसके बाद जब वो बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा ब्लैक ड्रैगन गॉड नहीं होगा, बल्कि गॉड डिसाइपल यानी कि मैं हूँगा। मिंग उसे कहता है, ये काम तो बहुत ज्यादा आसान है, तुम खुद से क्यों नहीं कर लेते। गॉड डिसाइपल उसे कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, मेरे पास फिजिकल बॉडी नहीं है, मैं डिवाइन सी से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। अगर तुम इस काम को करते हो या नहीं करते, लेकिन अब जबकि मुझे इस लोकेशन के बारे में पता चल चुका है, मैं हाउटियन सेक्टर के किसी और बिलीवर को ढूंढूंगा और उससे ये काम करवा लूंगा। मिंग उसे कहता है, नहीं मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा। फिर मिंग डिवाइन सी से बाहर निकलता है और वो अभी उसी बेबी के सामने होता है। मिंग चलता हुआ उस बेबी के पास जाता है और कहता है, मिंग कहता है, मैं जितना ज्यादा इसके करीब जाता जा रहा हूँ, मुझे उतना ज्यादा बुरा फील हो रहा है। मुझे वो सारे बच्चे याद आ रहे हैं जिनको मारकर सैक्रिफाइस देकर इस इवल थिंग को बनाया जा रहा है। मिंग से कहता है, मिंग जितना ज्यादा मैं इसके करीब जा रहा हूँ, मुझे उतनी ज्यादा फीलिंग आ रही है कि मुझे इस चीज को मार देना चाहिए। फिर मिंग उन सारे डिसाइपल्स की तरफ देखता है और कहता है, ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पर जितने भी डिसाइपल्स हैं वो सारे के सारे मार्शल आर्ट्स के वॉरियर हैं और वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मेरी प्रेजेंस को सेंस कर सके। मुझे लगता है कि उन्होंने यहाँ पर हाई राम के डिसाइपल्स को नहीं छोड़ा, वो इस वजह से क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका बैरियर बहुत ज्यादा पावरफुल है, कोई भी उन बैरियर्स को पार करते हुए यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। मिंग कहता है, चलो छोड़ो उन सभी को, अब अपने काम को पूरा करते हैं। मिंग आगे बढ़ता है और उस बेबी के माइंड के पास पहुँच जाता है और वहीं से गॉड डिसाइपल की दी हुई कॉन्शियसनेस वाली लाइट को इवल बेबी की बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देता है और वो उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। जैसे ही मिंग उसकी बॉडी के अंदर उस कॉन्शियसनेस को डालता है, मिंग कहता है, मेरा मिशन पूरा हो गया है, और साथ ही वो अपने पास से एस्केप टैलिस्मैन निकालता और कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। तो वहाँ से गायब होकर बाहर आ जाता है। क्योंकि मिंग के वहाँ से बाहर जाने के बाद उस इवल बेबी की तरफ भी दिखाते हैं। वो इवल बेबी जो कि पहले उस पानी के अंदर पूरा डूबा हुआ था, वो थोड़ा सा बाहर निकल आता है और साथ ही वो अपनी आंखें भी खोलता है और बिल्कुल एक डरावने इवल की तरह अपनी आंखें खोलता है। पता नहीं यहाँ पर गॉड डिसाइपल ने मिंग को धोखा दिया है या फिर नहीं, पर मुझे तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कि मिंग के साथ कुछ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, क्योंकि ये बच्चा मुझे किसी भी एंगल से हाउटियन सेक्टर का कोई अच्छा गॉड नहीं दिखाई दे रहा। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 197 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। रिवेंज सीकर की एपिसोड 198 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि गॉड डिसाइपल मिंग से कहता है, तुम्हें मेरी कॉन्शियसनेस को उस इवल बेबी के अंदर डालना होगा कि मैं एक डिवाइन बर्थ चाहता हूँ और उसके बाद मैं ट्यानशान लैंड में डिवाइन बर्थ लूंगा और जमीन के ऊपर चल सकूंगा। मिंग उसकी बात मान जाता है और उसके बाद उसकी कॉन्शियसनेस को उस इवल बेबी के दिमाग के अंदर डालने के बाद वहाँ से गायब होकर बाहर आ जाता है, क्योंकि मिंग का वहाँ पर मिशन पूरा हो चुका है और इस इवल बेबी के बारे में शायद आगे जाकर फ्यूचर में किसी चैप्टर में बताया जाए। फिलहाल के लिए इसका चैप्टर यहीं पर क्लोज हो गया है। मिंग वहाँ से वापस आने के बाद रास्ते में मिंग से इसी बारे में बात करता है। वो दोनों इसी बारे में काफी लंबी चौड़ी बातें करते हैं कि गॉड्स किस तरह की एंटिटीज होती हैं। मिंग उसे मार्शल गार्ड और एक रियल गार्ड के बारे में बताती है। मिंग उसे कहती है, हमारी मार्शल आर्ट सिविलाइजेशन में जब एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो वो एक मार्शल आर्ट्स का गार्ड बन जाता है। उसके पास भी बहुत सारी पावर्स होती है, लेकिन एक ओरिजिनल गार्ड यानी कि डिवाइन गार्ड उससे काफी ज्यादा अलग होता है। डिवाइन गार्ड के पास फिजिकल फॉर्म्स नहीं होती, उसके पास फिजिकल बॉडी नहीं होती। मार्शल आर्ट्स का गार्ड जो होता है वो भी अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाकर एक डिवाइन गार्ड बन सकता है। इसी तरह एक डिवाइन गार्ड अपनी कॉन्शियसनेस को किसी पैदा होने वाले नए बेबी के अंदर डालकर अपने आप को डिवाइन बर्थ दे सकता है। और यहीं पर बातों बातों में मिंग को उसकी एक बात काफी ज्यादा हैरान करने वाली लगती है। मिंग से कहता है, क्या वाकई में एक गार्ड से भी ज्यादा पावरफुल कोई चीज हो सकती है। मिंग उसे कहती है, हमारे इस ट्यानशान लैंड में क्योंकि मार्शल आर्ट्स की सिविलाइजेशन है, यहाँ पर सबसे ज्यादा पावरफुल ह्यूमन बीइंग मार्शल आर्ट्स का गार्ड है और उसके अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि हमारी दुनिया के अलावा जितनी भी बड़ी दुनियाएं हैं या फिर छोटी दुनियाएं हैं, उनमें भी कोई ऐसा हो सकता है जिसे हम गॉड किंग कह सकते हैं या फिर गॉड एम्परर भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे मार्शल गार्ड से बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। मिंग उसे कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि गार्ड्स का भी अपना एक क्लैन है या गार्ड्स एक क्लैन से आते हैं जो डिवाइन गार्ड होते हैं। मिंग उसे कहती है, नहीं मास्टर, डिवाइन गार्ड्स भी हमारे मार्शल गार्ड से ही बनते हैं। बहुत सारी दुनियाओं से जो मार्शल गार्ड्स यानी कि जो भी इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं वो एक डिवाइन गार्ड बन सकते हैं। इसी तरह डीमंस में भी होता है, जब डीमंस अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो वो एक डीमन गार्ड बन सकते हैं। जैसे कि मैजिकल रिवर एरिया की
के अंदर एक बड़े से बुल गार्ड के साथ आपका सामना हुआ था। वो एक बड़ा सा बुल डीमन गार्ड था। मिंग उसकी बातें सुनने के बाद कहता है, तुम्हारी सारी बातें सुनने के बाद मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। यानी तुम कितनी ज्यादा पावरफुल लोगों की बातें कर रही हो। मैं तो मार्शल गार्ड के लेवल से भी बहुत ज्यादा दूर हूँ, तो फिलहाल के लिए इन बातों को छोड़ देते हैं। मिंग अभी चलता हुआ जा रहा होता है कि सामने शीहान खड़ा होता है। शीहान उसे कहता है, ब्रदर मिंग तुम तो जिंदा हो, चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। जैन मिंग शीहान से कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ब्रदर मिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसके साथ कुछ भी नहीं हुआ होगा। जैन मिंग से कहती है, तुमने अपना वादा नहीं तोड़ा, तुमने कहा था कि तुम हमसे जरूर मिलोगे। मिंग उसे कहता है, बस यही समझ लो कि मैं कुछ ज्यादा ही लकी था। जैन मिंग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो मिंग से कहती है, ब्रदर मिंग उस मार्शल डोमिनेटर से कैसे बचकर निकले, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। मिंग उसे कहता है, बस यही समझ लो, मेरे पास कुछ पावरफुल टूल्स थे, मेरे पास कुछ ऐसे तलिस्मन्स थे और साथ ही मेरे पास एक डोमिनेटर लेवल का पपेट था जिसको मैंने यूज किया उसके अटैक से बचने के लिए। वो तीनों ही मिंग की बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है, ये लड़का तो बहुत ज्यादा अमीर है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी है। शीहान उसे कहता है, यंग मास्टर तुम्हारी पावर्स तो वाकई में बहुत ज्यादा है और तुम हमसे वाकई में स्ट्रॉन्ग हो। मैं सोच रहा था क्या हम तुम्हें भी इनवाइट कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी हमारे जिनजैंग सेक्टर की 2 हेवन प्लेस ओपन होने वाली है, क्या तुम वहाँ पर चलोगे? वो हमारी एक सीक्रेट पैलेस है, यानी कि जिनजैंग सेक्टर के अंडर एक छोटी दुनिया आती है जहाँ पर तुम्हें काफी सारे ट्रेजर्स मिल सकते हैं। मिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, मैंने इसके बारे में सुना है। जिनजैंग सेक्टर की उस छोटी दुनिया के अंदर एक डीमन इंसेक्ट ने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लिया है, की वजह से तुम सभी लोग वहाँ पर नहीं जा पाते। शीहान उसे कहता, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वैसे तो वहाँ पर एक डीमन इंसेक्ट ने उस छोटी दुनिया के ऊपर कब्जा किया हुआ है, लेकिन वहाँ पर अगर हमें उस डीमन इंसेक्ट के अंडे मिल जाएं तो समझ लो हम काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगे, क्योंकि उस डीमन इंसेक्ट के अंडे बहुत ज्यादा कीमती हैं। जरा सोच कर देखो, अगर तुम्हें वहाँ पर इन डीमन एग्स के अंदर से एक 9 लेवल का डीमन एग मिल जाता है तो वो मिलियन मार्शल कोइंस में बिक सकता है। मिंग शीहान की बात सुनने के बाद बिमिंग से कहता है, बिमिंग तुमने एक बार मुझसे कहा था मुझे वहाँ पर जाना चाहिए क्योंकि मुझे वहाँ पर जाकर काफी ज्यादा फायदा होगा और तुम मुझे डीमन इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने की टेक्निक भी सिखाओगी। उस टेक्निक को सीखने के बाद मुझे वहाँ पर जरा भी मुश्किल नहीं होगी। तो वो बिमिंग से कहता है, तो तुम चाहती हो कि मैं वहाँ पर जाऊँ और इंसेक्ट्स को कंट्रोल करूँ ताकि उनके अंडों को चुराया जा सके जिससे हमें पैसे मिलेंगे। बिमिंग उसे कहती है, नहीं मास्टर, मेरा मकसद आपको वहाँ पर डीमन को कंट्रोल करने के बाद वहाँ से अंडे लेने का नहीं है। तो काम क्या करेंगे, उससे हमें सिर्फ कुछ मार्शल कोइंस ही मिल सकते हैं। मेरा मकसद तो मास्टर को उस पूरी छोटी दुनिया का मालिक बनाना है। और एक बार आपने उस डीमन इंसेक्ट को कंट्रोल कर लिया तो उसके सारे के सारे गुलाम आपके गुलाम बन जाएंगे, वो उस पूरी छोटी दुनिया के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। मिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है, बिमिंग तुम्हारा दिमाग तो बहुत ही तेज चलता है, और मैंने वहाँ पर डीमन इंसेक्ट को कंट्रोल कर लिया तो इसका मतलब वो छोटी दुनिया सारी मेरी हो जाएगी, तो मुझे तो वहाँ पर जरूर जाना चाहिए। मिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और शीहान से कहता है, हम लोग कब वहाँ पर जाने वाले हैं? शीहान उसे कहता है, तुम हमारे साथ जाओगे तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि तुम काफी ज्यादा काबिल हो। 5 दिन के बाद हमारे जिनजैंग सेक्टर के इंटरेस्ट पर मिलना, सभी लोग जो कि छोटी दुनिया में जाने वाले हैं वो सारे यहीं पर इकट्ठे होंगे और वहीं से पोर्टल ओपन होगा। जैन मिंग भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अगर ब्रदर मिंग हमारे साथ जाएगा तो हम लोग बहुत ही जल्दी उस ट्रेजर हंटिंग माउस को ढूंढ लेंगे। उसके बाद हम लोग जान के भाई को बचा सकते हैं। जैन मिंग जान से कहती है, जान अब तो बहुत ही अच्छा हो गया, मिंग हमारे साथ जाने वाला है, हम तुम्हारे भाई को बचा लेंगे। लेकिन जान का मूड पता नहीं क्यों खराब है। वो उसे कहती है, प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मैं मिंग के साथ छोटी दुनिया में नहीं जा सकती क्योंकि मुझे अपना कोई काम करना है, तो तुम सभी लोग अकेले ही चले जाना। और साथ ही वो उन दोनों को गुड लक बोलकर पीछे की तरफ मुड़ जाती है। आदि जैन मिंग का हाथ पकड़ती है और कहती है, जैन मिंग चलो मेरे साथ, और वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। उन दोनों के जाने के बाद मिंग सोच रहा होता है, ये बात तो मुझे पता है कि इस जान के छोटे भाई ने जिनजैंग सेक्टर के ट्रेजर हंटिंग माउस को चोरी किया था। उसको लेकर वो छोटी दुनिया के अंदर चला गया था उसे ट्रेजर्स को ढूंढने के लिए, लेकिन उसने उस ट्रेजर माउस को वहीं पर खो दिया और जो वहाँ से कभी नहीं मिला। इसी वजह से इसके भाई को सजा दी गई है। पिछले कई दिनों से वो जेल में बंद है और अगर जल्दी से उन्होंने ट्रेजर हंटिंग माउस को नहीं ढूंढा और जिनजैंग सेक्टर के एल्डर को वापस नहीं किया तो इसके भाई को फांसी लगा दी जाएगी। इसलिए जान को तो हमारे साथ चलना चाहिए था, फिर पता नहीं ये इस तरह क्यों बिहेव कर रही है। मिंग शीहान से कहता है, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट है जिसकी वजह से ये लड़की हमारे साथ नहीं जा रही। तो पहले किसी रेस्टोरेंट में चल के बैठते हैं और वहीं पर जाकर डिस्कस करते हैं। शीहान उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। जैसे वो दोनों रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं उसी वक्त उन्हें कुछ महसूस होता है। काफी सारे मास्टर्स वहाँ पर अपीयर होते हैं, स्वर्ड पूल होली लैंड से होते हैं। यहाँ पर मिंग का एक पुराना दुश्मन यानी कि मास्टर ली आए हैं। मास्टर ली अपने साथ अपने काफी सारे डिसाइपल्स को भी लेकर आए हैं और ये सारे के सारे स्वर्ड पूल होली लैंड से हैं। मिंग उसकी तरफ देखता और कहता है, ली जियान यहाँ पर क्या कर रहा है? ये लोग तो स्वर्ड पूल होली लैंड के हैं, कहीं ये लोग यहाँ पर अटैक करने के लिए तो नहीं आए? शीहान मिंग को बताता है, मैंने सुना है कि स्वर्ड पूल होली लैंड वाले एक बहुत ही पावरफुल तलवारबाजी की फॉर्मेशन को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें हमारे जिनजैंग सेक्टर की मदद की जरूरत है क्योंकि हमें फॉर्मेशंस बनाना आती हैं। इसलिए उन्होंने मास्टर ली को अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ यहाँ पर भेजा है निगोशिएट करने के लिए। मिंग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू करता है और कहता है, जबकि मैं भी जिनजैंग सेक्टर का एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे अपने मेहमानों को अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा, उनको भी तो
तो पता चले कि जिनचैंग सेक्टर वाले लोग कितने अच्छे हैं। और साथ ही वो शीहान से कहता है मुझे बताओ कि इनके सारे डिसाइपल्स कहाँ पर रुकने वाले हैं। नेक्स्ट इन रूम के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर जिनचैंग सेक्टर के लीडर मास्टर ली और साथ में मास्टर गाओ फेंगजियान बैठे होते हैं। एल्डर ली लीडर से कहते हैं सारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इन दोनों में आपने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है नई तलवारबाजी की नई फॉर्मेशन को सीखने में। बस आपकी थोड़ी सी और मदद की जरूरत है। मुझे पता है कि आप लोग हमारी इसमें भी हेल्प करेंगे। हमारी फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाली है, प्लीज हमारी इसमें भी हेल्प कर दें। लीडर मास्टर ली से कहते हैं मास्टर ली आपको तो पता है कि मैं एक सेक्टर का लीडर हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकाल सकता। लेकिन हमारे एल्डर फेंगजियान ये फ्री है, तो ऊपर से इन्हें उस मसले के बारे में पता है, जो चीज तुम्हें चाहिए वो इनके पास है। मुझे लगता है कि ये तुम्हारी अच्छे से हेल्प कर सकेंगे। मास्टर फेंगजियान इस बात से जरा भी खुश नहीं होते, लेकिन उन्हें इस बात को मानना पड़ता है। मास्टर ली भी मास्टर गाओ फेंगजियान से कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो, पास में हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ उस सभी के लिए। ऊपर से हम लोगों ने तुम्हारे मास्टर शेंजू के खिलाफ जो ऑर्डर जारी किए थे उन्हें मारने के, सब कुछ भी रिट्रीट कर दिया है। हम लोग मास्टर शेंजू को नहीं मारेंगे और न ही आपके उस डिसाइपल जीमिंग को, इसलिए प्लीज आप हमारे पास्ट को भूल जाएं और फ्यूचर के बारे में सोचिए। आपको हमारी हेल्प करना होगी, फ्यूचर में हम भी आपकी हेल्प करेंगे। मास्टर फेंगजियान सोच रहे होते हैं ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लीडर ने मुझे इनकी हेल्प करने के लिए ना कहा होता, क्योंकि लीडर ने सारा प्लान बनाया था। अगर हम इनकी हेल्प करेंगे ये मास्टर शेंजू को छोड़ देंगे और मास्टर शेंजू आजाद हो जाएंगे और दोबारा ये मिंग के पीछे भी नहीं जाएंगे। यही हमारे लीडर ने इनके साथ शर्त रखी थी। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और स्वर्ड पूल होली लैंड का एक डिसाइपल भागता हुआ अंदर आता है और अपने एल्डर से कहता है एल्डर ली बहुत ही बुरा हुआ, वह स्वर्ड पूल होली लैंड के डिसाइपल जिनचैंग सेक्टर के एक लड़के के साथ फाइट कर रहे हैं। एल्डर ली से कहते हैं पूरी बात बताओ क्या हो रहा है। वो लड़का मास्टर ली से कहता है मास्टर ली हमारा सीनियर ब्रदर जाओ सियांग बैम्बू फॉरेस्ट के पास से गुजर रहा था, उसने जिनचैंग सेक्टर के एक लड़के को वहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए देखा और उसने उसको चैलेंज कर दिया फाइट करने के लिए। लेकिन इस फाइट का नतीजा बहुत ज्यादा बुरा हुआ। उस लड़के ने यानी जिनचैंग सेक्टर के एक डिसाइपल ने हमारे लड़के को बहुत ही आसानी से हरा दिया। एल्डर ली से कहते हैं हम सभी लोग यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट हैं, जब भी हम लोग किसी को देखते हैं हमारा दिल करता है कि उसके साथ फाइट करें या फिर एक फ्रेंडली स्पार करें, तो इसमें बड़ा क्या है। हम लोग उस लड़के से हार गए हैं तो ठीक है अपनी हार को मान लो कि कंपटीशन में हार और जीत तो होती रहती है। वो लड़का चिल्लाकर एल्डर ली से कहता है एल्डर ये बात तो ठीक है, अगर वो लड़का तलवार से हारा होता तो हम लोग हार मान लेते, लेकिन वो लड़का जिसने उसको हराया है यानी जिनचैंग सेक्टर के उस लड़के ने सिर्फ वहाँ से एक टहनी को तोड़ा था और उसी टहनी के साथ ही हमारे लड़के को हरा दिया, जबकि हमारे लड़के के पास तलवार थी। एल्डर ली भी के पास उनके पहुँचता हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुमने कहा कि उसके पास सिर्फ एक टहनी थी, उसने एक टहनी के साथ तलवार वाले बंदे को हरा दिया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। जिनचैंग सेक्टर वालों के पास इस तरह के तलवारबाजी के स्किल कैसे हो सकते हैं, सिर्फ वो एक टहनी को यूज करते हुए तलवारबाज को हरा सके। एल्डर उसे कहते हैं तो फिर उसके बाद क्या हुआ। लड़का कहता है उसके बाद हमारे बाकी के भाई भी वहाँ पर आ गए, जितने भी डिसाइपल्स थे वो सारे के सारे उस लड़के से बदला लेना चाहते थे और सभी उससे हार गए। इस लड़के ने सिर्फ टहनी को यूज करते हुए सभी को हरा दिया। मैं भी उस लड़के से मार खाकर आ रहा हूँ। इस लड़के ने अपनी तलवार को हाथ भी नहीं लगाया, सिर्फ छड़ी के साथ ही मुझे हरा दिया और मेरा अब दिल नहीं कर रहा अपनी तलवार को हाथ लगाने का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। अपने हाथ में तलवार होते हुए भी मैं उस लड़के से हार गया और खुद को मैं स्वर्ड पूल होली लैंड का डिसाइपल कैसे कह सकूंगा। सिर्फ मेरी नहीं बाकी के बच्चों की भी यही हालत है, वो सारे के सारे बहुत ज्यादा उदास हैं। वो सारे स्वर्ड पूल होली लैंड के स्टूडेंट हैं, लेकिन वो जिनचैंग सेक्टर के एक डिसाइपल जिसके पास सिर्फ एक छड़ी थी उस लड़के से हार गए हैं। मास्टर फेंगजियान उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और यहीं पर हमारी एपिसोड 198 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 199 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था स्वर्ड पूल होली लैंड के मास्टर ली अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ जिनचैंग सेक्टर में आते हैं और वहाँ पर आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके डिसाइपल्स एक डिसाइपल के साथ फाइट कर रहे हैं जो कि जिनचैंग सेक्टर का एक डिसाइपल है। लेकिन वो लड़का बैम्बू फॉरेस्ट से एक टहनी लेकर उनकी तलवारों के साथ उनका मुकाबला कर रहा है और सारे डिसाइपल्स को उसने हरा दिया है। इस वजह से मास्टर ली काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि मास्टर गाओ फेंगजियान आगे से हंसना शुरू कर देते हैं। मास्टर फेंगजियान सोच रहे होते हैं मुझे इस बारे में तो नहीं पता कि हमारे किस डिसाइपल ने सब कुछ किया है। ऐसे मुझे लगता भी नहीं है कि हमारे पास इतना काबिल कोई स्टूडेंट है भी कि सिर्फ टहनी को यूज करते हुए स्वर्ड पूल होली लैंड के स्टूडेंट्स को हरा दे। ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इनके सारे बच्चे बहुत ज्यादा उदास हो चुके हैं। स्वर्ड पूल होली लैंड वाले इनके पास तलवारबाजी के बहुत ज्यादा स्किल्स होते हैं कि इनकी मार्शल आर्ट्स हमेशा तलवारबाजी के इर्द गिर्द घूमती है। अगर हमारा एक लड़का सिर्फ टहनी से इनको हरा सकता है तो फिर तो ये दुनिया वालों को अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। एल्डर ली कहते हैं ये तो बहुत ही शर्म की बात है, यानी मैं तुम्हारे जैसे डिसाइपल्स को
अपने साथ लेकर क्यों आया? तुम लोगों ने तो स्वर्ड पूल होली लैंड की नाक कटवा दी। वो उसे कहते हैं चलो आगे बताओ आगे क्या हुआ। वो लड़का एल्डर ली से कहता है वो लड़का हमारे लड़कों को हराने के बाद हमारे बारे में काफी सारी बुरी बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि स्वर्ड पूल होली लैंड वालों की तलवारबाजी के स्किल्स बहुत ज्यादा बुरे हैं, इस वजह से हमारे इतने ज्यादा मार्शल वॉरियर हार गए हैं। उसके बाद आपको तो पता है कि हमारे साथ कुछ मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर भी आए हैं। सीनियर ब्रदर उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और उससे फाइट करने के लिए मैदान में उतर आए। वो क्योंकि सारी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उनका लेवल भी उस लड़के से हाई है, इसी वजह से मैं भागता हुआ यहाँ पर आपको इन्फॉर्म करने के लिए आ गया कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। एल्डरली काफी गुस्सा हो जाते हैं और उनका खड़े हो जाते हैं और कहते हैं जैसा कि तुमने बताया कि वो डिसाइबल एक मार्शल आर्ट्स का मास्टर है, लेकिन यहाँ पर मिंग की बात हो रही है कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर हैं। ऊपर से वो लड़का सिर्फ एक टहनी को यूज कर रहा है। अब अगर हमारे लड़के को हरा भी देते हैं तो उसके बाद भी हमारी ही इंसल्ट होगी। एक ग्रैंड मास्टर एक मास्टर को हराए तो इसमें हमारी बेइज्जती होने वाली है। मुझे जल्दी से जाकर उनको फाइट करने से रोकना होगा। मुझे उनकी लोकेशन बताओ, मैं उन्हें जाकर रोकता हूँ। वो लड़का मास्टर ली से कहता है मास्टर ली वो लोग अभी तक बैम्बू फॉरेस्ट में ही होंगे और मुझे लगता है कि अभी तक तो उन्होंने फाइट स्टार्ट भी कर दी होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर आए हुए काफी देर हो गई है। जिनजैंग सेक्टर के लीडर उस लड़के से पूछते हैं क्या तुम्हें उस लड़के का नाम पता है जो कि उनके साथ फाइट कर रहा है, जो जिनजैंग सेक्टर का डिसाइपल है। लड़का कहता है मुझे उसका नाम ठीक से याद तो नहीं, शायद उसका नाम जीगर था। एल्डरली उसका नाम सुनते ही कहते हैं क्या उसका नाम जीमिंग था। साथ ही वो सोच रहे होते हैं पता नहीं ये बदमाश लड़का फिर से वापस क्यों आ गया है, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़वाई थी। ने अपना नाम क्लियर करवाने के बाद फिर से यहाँ पर आकर हमारी इंसल्ट करना शुरू कर दी है। हिडन ड्रैगन लिस्ट के कंपटीशन में भी इसने हमें बाहर कर दिया था हमारे डिसाइबल्स को हराकर। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत को मेंटेन किया हुआ है। मैं यहाँ पर उस लड़के के साथ दोबारा पंगा नहीं ले सकता, कि उस लड़के के साथ पंगा लेने से हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जबकि वो एक मार्शल आर्ट्स का मास्टर बन चुका है तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ के मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर भी उसके सामने टिक पाएंगे। अब तो मुझे जल्दी से जाकर अपने स्टूडेंट्स को रोकना होगा, क्योंकि अगर मेरे स्टूडेंट्स जो कि ग्रैंड मास्टर हैं वो उस लड़के से हार गए तो हमारी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। मास्टर बड़ी स्पीड के साथ वहाँ से शू करके उड़ जाते हैं, जबकि लीडर ऑफ गाओ फेंगजियान दोनों वहीं पर बैठे होते हैं और एक दूसरे तरफ हैरान होकर देख रहे होते हैं। और थोड़ी देर के बाद वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं। तो फेंगजियान कहते हैं मैं इसी बारे में सोच रहा था कि हमारे जिनजैंग सेक्टर में इतना कौन सा ऐसा डिसाइपल आ गया है, इतना पावरफुल है कि सिर्फ एक टहनी को यूज करते हुए स्वर्ड पूल होली लैंड के स्टूडेंट्स को हरा दे। तो अब मुझे पता चला ये तो हमारा मिंग है। लीडर कहते हैं ये हमारा बच्चा बहुत ही अच्छा है, तुमने देखा नहीं किस तरह इसने यहाँ पर एक चाल चली है, जानबूझकर उन सभी को चारा डाला होगा, उन्हें अपने जाल में फंसाकर उन सभी की इंसल्ट कर रहा है। चाहता हूँ कि तुम भी वहाँ पर जाकर देखो कहीं कुछ बुरा ना हो, एल्डर ली उसके ऊपर अटैक न करे। मास्टर फेंगजियान भी वहाँ से उड़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन बैम्बू फॉरेस्ट का दिखाया जाता है। एल्डर ली जैसे बैम्बू फॉरेस्ट में पहुँचते हैं तो मिंग तो वहाँ पर खड़ा होता है, लेकिन उनके सारे के सारे स्टूडेंट वहीं पर बैठे होते हैं और सारी काफी ज्यादा उदास भी होते हैं और कोई तो बैठा रो रहा होता है और सारी रो कर यही कह रहे होते हैं कि हमें तो तलवार उठाने का हक भी नहीं है, लोग बहुत ज्यादा बेकार हैं, हमें तो बेकार तलवारबाजी सिखाई गई है। जबकि एक लड़का वहीं पर जमीन के ऊपर बैठा अपनी उंगली से गोल दायरे बना रहा होता और कहता है मुझे तलवारबाजी नहीं सीखनी, मुझे स्वर्ड पूल होली लैंड में वापस नहीं जाना। मिंग मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ मास्टर ली की तरफ देखता और कहता है मास्टर ली तो फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए, दोबारा मिलकर काफी अच्छा लगा। जबकि एक डिसाइपल अभी भी वहाँ पर अपनी तलवार लेकर बैठा होता है और मिंग से कहता है मैं अभी तक हारा नहीं हूँ, जो तुम्हारे साथ फाइट करनी है तब तक ये फाइट खत्म नहीं होती। एल्डरली चिल्लाकर अपने डिसाइपल से कहती है लैंग बूफी तुम एक मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर हो, अगर तुम इस लड़के को हरा भी देती हो जो कि मार्शल आर्ट्स का मास्टर है फिर इससे तुम्हें क्या फायदा होने वाला है, इससे तुम्हारी इंसल्ट होगी, इसलिए प्लीज जल्दी से विड्रॉ करो। मिंग मास्टर ली से कहता है मास्टर ली वो अपने डिसाइपल को फाइट करने से क्यों रोक रहे हैं, जबकि ये लड़का फाइट करना चाहता है, प्लीज इसको फाइट करने दे, ये तो उसके ऑनर की बात है। हम सभी लोग मार्शल आर्टिस्ट हैं और मार्शल आर्ट्स की फ्रेंडली स्पोर्ट्स में हार जीत तो लगी रहती है, चले इसे फाइट करने दे। मास्टर फेंगजियान भी वहीं पर आ जाते हैं। रात ही वो चिल्लाकर मिंग से कहते हैं मिंग तुम क्या कर रहे हो, तुम इन सभी के साथ फायर क्यों करना चाहते हो, क्या तुम्हें पता नहीं ये सारी हमारे मेहमान हैं। लेकिन अंदर से वो सोच रही होती है मिंग शाबाश बेटा तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। मिंग मास्टर फेंगजियान से कहता है मास्टर मैं तो यहाँ पर अपनी तलवारबाजी की टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, तभी ये लड़के यहाँ से गुजरे और हमारे जिनजैंग सेक्टर की तलवारबाजी को बेकार कहना शुरू कर दिया और फिर इनमें से एक लड़के ने मुझे चैलेंज भी कर दिया, तो मैं इन सभी को बर्दाश्त कैसे कर सकता था। मुझे इन्हें दिखाना था कि हमारी तलवारबाजी स्वर्ड पूल होली लैंड वालों की कचरा तलवारबाजी से बहुत अच्छी है। मिंग कहता है मैंने सच ही कहा था कि इनकी तलवारबाजी बिल्कुल कचरा है और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं मैंने सिर्फ एक टहनी को यूज करते हुए इन सभी को हरा दिया, इसका मतलब तो यही है कि इनकी तलवारबाजी कचरा है। क्योंकि शिहान भी वहीं पर खड़ा होता है, वो सोच रहा होता है पता नहीं जी मिंग को क्या सूझ रहा है। यहाँ पर सभी को पता है कि स्वर्ड पूल होली लैंड वालों की तलवारबाजी की टेक्निक सभी से सबसे ज्यादा बेहतर है, कि उनका नाम ही स्वर्ड पूल होली लैंड है, यानी कि उनके तलवारबाज बाकी सभी से ज्यादा बेहतर हैं। लेकिन अब इन बेचारों को क्या पता था कि मिंग की तलवारबाजी की टेक्निक इनसे भी ज्यादा अच्छी है, इसी वजह से तो इन सभी ने इसको चैलेंज किया था और ये सारे हार चुके हैं। तो फेंगजियान चिल्लाकर उसे कहती है ये किस तरह की बकवास कर रही हो, क्या तुम्हें पता है कि इससे क्या होगा, वो हमारे मेहमानों की इंसल्ट
ललकार रहे हो और फिर साथ वो अंदर से सोच रहे होती है, मिंग तुम हो तो काफी ज्यादा बुरे और तुमने काम भी बुरा किया है, लेकिन मुझे ये पसंद आया। मिंग मास्टर फेंगजियान से कहता है, मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम दोनों तो फ्रेंडली स्पार कर रहे हैं, ये आखिरी वाले स्टूडेंट को मैं हरा लूं और उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। हम सभी लोग आपस में दोस्त हैं और दोस्ती के नाते ही फाइट कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी सीरियस नहीं है। वो लड़का भी उठकर खड़ा हो जाता है और मिंग से कहता है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा हमारी स्वर्ड पूल होली लैंड की सीक्रेट टेक्निक। लेकिन मास्टर ली फिर से आगे बढ़ते हैं और उस लड़के को रोक देते हैं और कहते हैं, नहीं तुम इसके साथ फाइट नहीं करोगे क्योंकि तुम एक मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर हो और ये लड़का मार्शल आर्ट्स का मास्टर है। तुम दोनों की राम में काफी ज्यादा डिफरेंस है, तो तुम दोनों को फाइट करनी है तो फिर ठीक है, तुम दोनों को फेयर कंडीशन में फाइट करना होगी, लेकिन तुम्हारे साथ ये वाला लड़का फाइट नहीं करेगा। ऐसा रहेगा हमारी स्वर्ड पूल होली लैंड का सबसे बेस्ट डिसाइपल तुम्हारे साथ फाइट करे। मिंग उनसे कहता है, आपको शायद याद होगा कि हिडन ड्रैगन लिस्ट कंपटीशन में मैंने आपके बहुत सारे लड़कों को हराया था, आप वो सारी बातें भूल तो नहीं गए। एल्डर लियू से कहते हैं, लड़के क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारा मुकाबला करने लायक हमारे पास कोई भी स्टूडेंट नहीं है? मेरे पास एक मार्शल आर्ट्स का मास्टर है, तुम दोनों का लेवल भी सेम है, लेकिन वो तुम्हें दिखा देगा कि उसकी पावर कितनी है। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो उस लड़के को चैलेंज करो कि हमारे स्वर्ड पूल होली लैंड का सबसे बेस्ट डिसाइपल है। मास्टर ली के सारे स्टूडेंट ये बात सुनने के बाद हैरान होते हैं और कहते हैं, लगता है कि एल्डर ली बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसी वजह से उन्होंने ये फैसला किया है। इस लड़के की ये बात कर रहे हैं, उस लड़के का मुकाबला करना तो इस लड़के के पास की बात नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मास्टर ली मिंग से कहते हैं, हमारे सेक्टर में एक लड़का है जिसका नाम जूडू हुआंग है, और अगर तुम हमें चैलेंज करने चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है, तुम उस कंपटीशन में हिस्सा लो और हमारे सबसे बेस्ट लड़के जूडू हुआंग को हरा कर दिखाओ। हमारे पास सिर्फ 6 महीने का टाइम है, 6 महीने के बाद वो कंपटीशन स्टार्ट होगा। तो मैं एक बात तुम्हें एडवांस में बता देता हूँ, हमारे उस डिसाइपल ने ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। मास्टर फेंगजियान जी बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं, क्या वाकई में उसने ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को सीख लिया है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? पूरी दुनिया में इस वक्त 5 एम्परर की 5 कलर तलवारें हैं, इनमें से एक ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक भी है। मिंग भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, शांटियान होली लैंड की तलवारबाजी की टेक्निक जो कि व्हाइट एम्परर स्वर्ड्समैन टेक्निक है, क्योंकि मुझे लैंसू ने दी थी, अभी तक उसको मास्टर नहीं कर पाया क्योंकि उसको मास्टर करने के लिए काफी ज्यादा कंडीशंस थी। इन 5 टेक्निक्स में से ब्लैक एम्परर की टेक्निक को इनके लड़के ने मास्टर कर लिया, इसका मतलब वो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। एल्डरली मिंग से कहते हैं, क्या हुआ? ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक का सुनते ही सांप क्यों सूंघ गया? क्या तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लोगे या नहीं? मिंग एल्डरली से कहता, हाँ क्यों नहीं, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा जरूर लूंगा। साथ ही मिंग हंसते हुए कॉन्फिडेंट के साथ उन्हें कहता है, 6 महीने के बाद आपकी कंपटीशन अरीना में मिलेंगे, आपके उस लड़के जिसने ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को मास्टर किया है, मैं उसको हरा कर दिखाऊंगा। एल्डरली पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और कहते हैं, चलो फिर 6 महीने के बाद तुमसे मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि स्टेज पर आने से पहले तुम्हारी सूसू ना निकल जाए। उनके वहाँ से जाने के बाद मास्टर फेंगजियान आगे बढ़ते हैं और मिंग से कहते हैं, मैंने उस जूडू के बारे में सुना है, वो लड़का तो बहुत ही अच्छी क्वालिफिकेशन वाला है, अगर उसने वाकई में ब्लैक एम्परर की स्वर्ड्समैन टेक्निक को सीख लिया है, शायद तुम्हारे पास जिनयांग सेक्टर की मार्शल गॉड लेवल की एक टेक्निक है, उसके बावजूद भी तुम उस लड़के का मुकाबला नहीं कर पाओगे। हमारी जिनयांग सेक्टर की तलवारबाजी ब्लैक एम्परर की तलवारबाजी के सामने नहीं टिक सकती। तुम्हारा मास्टर होने के नाते मैं तुमसे यही कहूंगा, इस बारे में भूल जाओ, तुम्हें इस कंपटीशन में नहीं जाना चाहिए। मिंग मास्टर फेंगजियान से कहता है, मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपने कुछ तरीके हैं सारी सिचुएशन से निकलने के। साथ ही मिंग सोच रहा होता है, अब तो मुझे जल्दी से अपनी व्हाइट एम्परर वाली तलवारबाजी की टेक्निक को सीखना ही पड़ेगा। फिर मास्टर से कहता है, मास्टर मुझे कुछ जरूरी काम करने के लिए जाना है, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, आपसे बाद में मिलता हूँ। मिंग को व्हाइट एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक सीखने के लिए तलवार की जरूरत है। मिंग सीधा ट्रेजर बिल्डिंग में जाता है, वहाँ पर बैठ जाता है और जाकर ओनर से कहता है, मुझे एक तलवार चाहिए जो कि शांटियान होली लैंड के लोहे से बनी हो। ट्रेजर हाउस वाला मालिक भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और घबरा कर उसे कहता है, सर क्या आपको वाकई में शांटियान होली लैंड के डिवाइन आयरन से बनी हुई तलवार चाहिए? आपको पता है कि वो कितनी ज्यादा महंगी होती है, क्या आप उसको अफोर्ड कर पाएंगे? मिंग उसे कहता है, मसला क्या है, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए तो मेरे लिए लेकर आओ। मिंग सोच रहा होता है, मुझे एक तलवार तो खरीदनी ही पड़ेगी, ताकि मेरे पास गोल्डन ड्रैगन आर्मर वाली स्वर्ड है, लेकिन वो बिल्कुल बेकार है, उसकी मदद से मैं व्हाइट एम्परर की तलवारबाजी की टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाऊंगा। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 199 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रिवेंज सीकर की एपिसोड 200 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था शांटियान होली लैंड की व्हाइट एम्परर तलवारबाजी की टेक्निक को मास्टर करने वाला है, लेकिन उसको मास्टर करने के लिए उसे शांटियान होली लैंड के लोहे से बनी हुई तलवार की जरूरत है और उसी तलवार को खरीदने के लिए उसे ट्रेजर पवेलियन में जाना पड़ता है। वो वहाँ पर जाता है और रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि मुझे शांटियान होली लैंड के आयरन से बनी हुई तलवार चाहिए। वो सामने वाला बंदा भी काफी हैरान होता है और कहता है, क्या वाकई में तुम्हें शांटियान होली लैंड के आयरन से बनी हुई तलवार चाहिए? मिंग उसे कहता है, हाँ मैंने यही कहा है, क्या कोई
मसला है। हाउस ओनर उसे कहता है नहीं मसला तो नहीं है, हमारे पास जांटियान होलीलैंड के लोहे से बनी हुई तलवारें आउट ऑफ स्टॉक हैं। हमारे पास इस वक्त सिर्फ एक ही तलवार है जिसे कि हम लोग अपने इंपीरियल पैलेस वाले ट्रेजर पवेलियन में बेचने वाले हैं। अगर तुम्हें चाहिए तो हम तुम्हें वो दिखा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तलवार तुम्हारे लिए ठीक रहेगी। मिंग उसे कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि वो मेरे लिए ठीक नहीं रहेगी। ट्रेजर पवेलियन वाला बंदा उसे कहता है जांटियान होलीलैंड का जो लोहा होता है वो बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। हमारे पास जो तलवार रखी गई है वो जांटियान होलीलैंड के प्योर लोहे से बनी है और इसलिए वो बहुत ज्यादा भारी है। हमारे पास जो तलवार है उसका साइज तो इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन उसका वजन 3,60,000 किलोग्राम है और उसकी कीमत 320 मिलियन मार्शल कॉइन्स है। अगर तो तुम इतनी भारी तलवार को उठा सकते हो और तुम्हारे पास इतने ज्यादा पैसे हैं तो हम तुम्हें तलवार दिखा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी है और यहाँ तक लाने में भी हमें काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। मिंग उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा महंगी तलवार है। मिंग मास्टर से कहती है मास्टर आप इतना ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हैं, आप यहाँ पर जांटियान होलीलैंड के आयरन से बनी हुई तलवार खरीदने के लिए आए हैं। शायद आपको इस बारे में नहीं पता कि जांटियान होलीलैंड का लोहा बहुत ही ज्यादा कीमती होता है, ये बहुत ही स्पेशल है, इसी वजह से ये इतनी ज्यादा महंगी है और मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा महंगी है। कीमत इस तलवार के लिए ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप इस तलवार को खरीद लें। मिंग उस शॉप ओनर से कहता है ठीक है उस तलवार को लेकर आओ, पहले मैं उसे देखता हूँ कि मैं उसे उठा भी सकता हूँ या नहीं। थोड़ी देर के बाद उनके दो लोगों को दिखाते हैं, दो लोगों ने उस बॉक्स को उठाया होता है जिसके अंदर तलवार रखी होती है और उन दोनों को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। वो बेचारे बड़ी मुश्किल के साथ उस तलवार को उठाकर लाते हैं और वहाँ पर मिंग के सामने लाकर रख देते हैं। शॉप ओनर मिंग से कहता है हम इस तलवार को ले आए हैं, प्लीज इसको उठाकर चेक करो, अगर तुम इसको उठा सकते हो तो फिर ठीक है तुम इसको खरीद सकते हो। मिंग आगे बढ़ता है और उस तलवार को उठाने की कोशिश करता है। मिंग कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा भारी है और अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए मिंग उसको ऊपर उठा देता है। और साथ ही मिंग कहता है वैसे ये तलवार काफी ज्यादा अच्छी लग रही है तो ये बहुत ज्यादा भारी, लेकिन फिर भी लगता है जब मेरी इस ड्रैगन स्केल स्वर्ड से काफी ज्यादा मजबूत है। शॉप ओनर भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है हमारे दो लोग इस तलवार को उठाकर लाए और उन दोनों की हालत खराब हो गई, लेकिन इस लड़के ने जो कि सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स का मास्टर है इस तलवार को एक ही हाथ से उठा लिया है। आखिर लड़का है कौन, जिन्हें कोई बहुत ही बड़ा जीनियस लगता है। जिनजैंग सेक्टर यहाँ से सबसे ज्यादा करीब है, मुझे लगता है कि जिनजैंग सेक्टर का एक स्टूडेंट होगा। मिंग सोच रहा होता है मेरे पास इस वक्त 1.2 मिलियन पाउंड की स्ट्रेंथ है, मैं इस तलवार को फाइट में यूज करना चाहता हूँ तो मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल मैं इसको सिर्फ उठा ही पा रहा हूँ, फाइट में इसको मैं यूज नहीं कर सकता, मैं इसको घुमा नहीं पाऊंगा। मुझे लगता है कि पहले मुझे एलिफेंट ड्रैगन ब्लड ड्रॉप्स खरीदने होंगे ताकि मैं अपनी स्ट्रेंथ को कैडीज के हिसाब से बढ़ा सकूं। मिंग अपनी रिंग उस शॉप ओनर को देता है और कहता है इसके अंदर 320 मिलियन मार्शल कॉइन्स हैं, ये स्वर्ड खरीद रहा हूँ। नेक्स्ट सीन 5 दिन के बाद का दिखाया जाता है। जिनजैंग सेक्टर की वो छोटी दुनिया ओपन होने वाली है और जो बच्चे वहाँ पर जाने वाले हैं वो सारे के सारे एंट्रेंस के बाहर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और मिंग भी वहीं पर आ जाता है। मिंग शीहैन के साथ ही खड़ा होता है। मिंग उसे कहता है क्या ये सारे लोग छोटी दुनिया में जाकर डीमन इंसेक्ट के अंडे इकट्ठे करेंगे? यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, क्या इन्हें डर नहीं है कि डीमन इंसेक्ट इन्हें मार डालेंगे? शीहान उसे कहता है नहीं, ये सारे के सारे वहाँ पर डीमन इंसेक्ट के अंडों के लिए नहीं जा रहे। ये बात सच है कि डीमन इंसेक्ट के अंडे काफी ज्यादा महंगे बिकते हैं, लेकिन वहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा है। छोटी दुनिया के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज है, ये लोग अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाएंगे और वहाँ जाकर रिसोर्सेज को हासिल करेंगे। जितना हो सका ये लोग डीमन इंसेक्ट से दूर रहेंगे। मिंग उसकी सारी बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है मैंने पिछले कुछ दिनों में अपने डिवाइन सी को यूज करते हुए एलिफेंट ड्रैगन ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन अब जबकि मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा लिमिटेड है, सिर्फ मेरे पास 960 साल ही बचे हैं, इसलिए मैंने बहुत ही थोड़े समय को यूज किया है अपने एलिफेंट ड्रैगन ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए, ताकि मेरे पास कुछ टाइम बच जाए व्हाइट एम्परर की स्वर्ड्समैन टेक्निक को सीखने के लिए। अब मेरे पास सिर्फ 900 साल का टाइम ही बचा है। इतने कम समय में मैं एलिफेंट ड्रैगन ब्लड को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर सका और मेरी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं बढ़ सकी। छोटी दुनिया के अंदर से मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज का मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने एक तलवार को खरीदा है और मेरे बहुत सारे रिसोर्सेज कम हो गए हैं। अब मुझे पैसे की भी जरूरत है। जैन मिंग और जान जान वो दोनों भी जोगे पहनकर वहीं पर खड़ी होती है। जैन मिंग जान जान से कहती है ब्रदर मिंग यहाँ पर वाकई में आ गया है, चलो उसके साथ जाकर टीम अप करते हैं, फिर हमें ट्रेजर हंटिंग माउस ढूंढने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जान जान उसे कहती है नहीं, मैं इसके साथ दोबारा से रीग्रुप नहीं होने वाली, मैंने पहले भी कई बार इससे मदद ली है, ये लड़का बहुत ज्यादा अच्छा है और बार बार बिना कहीं मेरी हेल्प कर देता है, तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग बार बार उसकी मदद ले रहे हैं? हमें खुद भी तो कुछ करना चाहिए, हम दोनों काफी हैं। छोटी दुनिया में जाने के बाद हम लोग उस ट्रेजर हंटिंग माउस को खुद ही ढूंढ लेंगे। तो यहीं पर उस मोटे लड़के को भी दिखाते हैं, इसे पहले भी एक बार दिखाया गया था, जो कि जान जान से शादी करना चाहता है, इसका नाम चैनवान है। चैनवान भी वहाँ पर आता है और जान जान से कहता है तो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुम यहाँ पर छुपी हुई हो। चैनवान आगे
आगे बढ़ता है, जान जान से कहता है, जान जान तुम मेरी बात को मान क्यों नहीं लेती? मैंने तुमसे कहा था मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे भाई को आजाद करवा सकता हूँ। तुम क्यों वहाँ पर छोटी दुनिया में जाने के बाद अपनी जान को खतरे में डालना चाहती हो? वहाँ पर जाकर मर जाओगी, तुम्हें वो ट्रेजर हंटिंग माउस नहीं मिलेगा। छोटी दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है। देखने वाले भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये तो जान जान है और चैनवान है, लेकिन चैनवान उसको तंग क्यों कर रहा है? वहीं पर दूसरा लड़का उसे कहता है, क्या तुम्हें इनकी स्टोरी के बारे में नहीं पता? जान जान के छोटे भाई ने जिनचैंग सेक्टर के ट्रेजर हंटिंग माउस को चोरी किया था खजाना ढूंढने के लिए, लेकिन उसने उस माउस को छोटी दुनिया के अंदर गुम कर दिया, जिसकी वजह से जो सजा दी गई है, अगर वो लोग उस माउस को वापस नहीं करेंगे तो उसके बाद जान जान के छोटे भाई को सजाए मौत दी जाएगी। उसी को बचाने के लिए जान जान जहाँ पर है, लेकिन चैनवान के डैड एक बहुत ही पावरफुल एल्डर है, इसीलिए वो जान जान पर दबाव डाल रहा है कि वो उसके साथ शादी कर ले। अगर जान जान उससे शादी कर लेगी तो उसके डैड अपनी पावर को यूज करते हुए इसके भाई को आजाद करवा सकते हैं। चैनवान जान जान का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है, मैंने तुमसे कहा ना कि वहाँ पर पहुँचता खतरा है, तुम्हें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ शादी कर लो, तुम्हारे भाई को वैसे ही आजाद करवा दूंगा। तुम अच्छी तरह से जानती हो अगर मेरे फादर ने अभी तक उसके एक्सक्यूशन को रोका नहीं रखा होता तो अब तक तो तुम्हारे भाई को मार दिया होता। जान जान काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ, मेरी फैमिली के साथ तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। तो दोबारा तुमने मेरे भाई का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चैनवान फिर से आगे बढ़ता है और उसे कहता है, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ भी बात कर लिया और सारे ही इस बात के लिए एग्री हैं। तो लोग भी हमारी शादी से खुश हैं, तो फिर तुम्हें क्या मसला है? तुम हाँ क्यों नहीं कहती? जान जान अपनी पावर्स को यूज करते हुए फिर से पीछे की तरफ झटक देती है और कहती है, अगर तुमने अपने गंदे हाथों के साथ मुझे फिर से छूने की कोशिश की, मैं तुम्हारे गंदे हाथ ही काट दूंगी। ये अब दफा रहो और मुझसे दूर रहो। जान जान ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा होता है, वो अपने चेहरे पे हाथ रखते हुए पीछे की तरफ भाग जाता है और कहता है, चलो देखते हैं कि तुम अपने भाई को कब तक बचा कर रखती हो। अगर यहाँ से वापस आने के बाद तुमने मुझसे शादी करने का फैसला नहीं किया तो फिर मैं तुम्हारे भाई की एक्जीक्यूशन को बहुत ही तेज करवा दूंगा और तुम्हारे सामने उसको सजाए मौत दी जाएगी। और फिर वो रोता हुआ वहाँ से भाग जाता है, जबकि मिंग भी उस तरफ देख रहा होता है कि ये सामने चौके वाली दो लड़कियाँ कौन है। उसी वक्त उनके सामने एक पोर्टल ओपन होता है और उन्हें कहा जाता है, छोटी दुनिया का पोर्टल ओपन हो रहा है, तुम में से जो लोग भी वहाँ पर जाना चाहते हैं तो जल्दी से यहाँ पर आओ और इस पोर्टल के रास्ते से अंदर चले जाओ। फिर वो सारे के सारे उस पोर्टल के रास्ते से छोटी दुनिया के अंदर चले जाते हैं। छोटी दुनिया के अंदर आने के बाद वो सारे काफी हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ पर काफी सारे डीमन इंसेक्ट्स के नेस्ट होते हैं, जबकि आसमान के ऊपर जिनचैंग के कलर होती है, व्हाइट एंड ब्लैक। ये सारे बच्चे जो कि यहाँ पर आए हैं, इनमें से एक बच्चा आगे बढ़ता है और उन सभी से कहता है, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, उनमें से जितने भी मार्शल आर्ट्स के वॉरियर्स हैं वो सारे एक साइड पर हो जाओ और जितने भी मार्शल आर्ट्स के मास्टर हैं वो सारे दूसरी साइड पर हो जाओ, यानी कि आपस में एक एक ग्रुप बनाओ। तुम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हो किसी जगह पहुँचना डेंजरस है, तुम सभी को मेरी बात को मानना पड़ेगा और मेरी ऑर्डर्स को फॉलो करना। किंग शीहान से पूछता है, शीहान ये कौन है? क्या ये कोई एल्डर है? हमें इस तरह यहाँ पर ऑर्डर्स कैसे दे सकता है? तो अपने आप को हमारा लीडर समझ रहा है। शीहान उसे कहता है, इस बात में कोई मसला नहीं है, हमारे यहाँ पर सालों से ऐसे चलता आ रहा है। भी हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हमारे में से जो भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो खुद ब लीडर बन जाता है। ऊपर से ये भी हमारे जिनचैंग सेक्टर का एक डिसाइपल है, इसलिए हमें इसकी बात को मान लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये लड़का, इसका नाम शी हाउसेन है और ये मार्शल आर्ट्स का मार्शल गुरु है। शी हाउसेन उन सब से कहता है, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर तुम सभी के पास अलग अलग टास्क हैं, तुम सभी लोग यहाँ पर अपने अपने मकसद के लिए आए हो, लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारे लीडर की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ तो तुम लोग मुझे अपनी टास्क के बारे में बता सकते हो। जिन लोगों की टास्क एक जैसी होंगी और ज्यादा कम डेंजरस होंगी, सबसे पहले उन्हीं की टास्क को पूरा किया जाएगा और उसके बाद सबसे डेंजरस वाली टास्क की बारी आएगी। उसकी बात सुनने के बाद ही सोच रहा होता है, ये चाहता है कि हम लोग ग्रुप बनाकर बाकी सभी की टास्क में भी उनकी मदद करें, लेकिन इस तरह तो मेरा बहुत ज्यादा टाइम जाया होगा, मुझे इसके साथ रीग्रुप नहीं होना। जान जान आगे बढ़ती है और शी हाउसेन से कहती है, मैं तुम्हारे साथ ग्रुप नहीं बना सकती, मैं यहाँ पर किसी और मकसद के लिए आई हूँ और मुझे पता है कि तुम लोग मेरे मकसद में मेरी हेल्प नहीं करोगे। शी हाउसेन उसे कहता है, यंगर सिस्टर तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर कोई भी मेरी बात को नहीं मना कर सकता और तुम भी नहीं। जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, जिस तरह मैं रूल सेट कर रहा हूँ तुम्हें उसी तरह चलना पड़ेगा। जान जान उसे कहती है, ये बात ठीक है कि तुम एक मार्शल आर्ट के गुरु हो, हम सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर सभी को कंट्रोल करोगे। मैं यहाँ पर ट्रेजर हंटिंग माउस को ढूंढने के लिए आई हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम सभी की टास्क में तुम्हारी हेल्प करती फिरूं। शी हाउसेन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हें रूल्स अच्छी तरह से पता है, यहाँ पर जो भी स्ट्रॉन्ग होगा वही लीडर होगा। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम जाकर अकेले कहीं पर मर जाओ, लेकिन तुम्हें पहले मुझे हराना पड़ेगा। अब मेरे साथ फाइट करो, अगर मुझे हरा दिया तो तुम अकेली जा सकती हो। जान जान भी अपनी तलवार निकाल लेती है और उससे फाइट करने लगती है, जबकि जैनमिंग उसे कहती है, ये लड़का तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका लेवल अप है, तुम इसको नहीं हरा पाओगी, तुम इससे फाइट मत करो। जान जान उसे कहती है, तुम्हें पता है कि इस छोटी दुनिया के अंदर ट्रेजर हंटिंग माउस को ढूंढना इतना भी आसान काम नहीं है। अगर मैं इन सभी के साथ इनकी टास्क को पूरा करती रहूंगी तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मुझे इसको हराना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। शी हाउसेन भी जल्दी से अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है, चलो फिर ठीक है, अपनी फाइट को स्टार्ट करते हैं। और साथ ही वो सोच रहा होता है, जान जान तो एक मार्शल आर्ट्स की ग्रैंड मास्टर है, इसको
हराना बहुत ही आसान है, सिर्फ 10 मूव में इसको हरा दूंगा। और यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 200 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।